Hey guys, welcome back. We are on section number 230. हमने इस सेक्शन को पहले भी किया था जिसका नाम है पावर टू कॉम्प्रोमाइज एंड मेक अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स. आप सभी जानते हैं 230 में 232 में क्या फर्क है. 230 में भी अमलगमेशन होता है, मर्जर होता है, पर यहां पे ऐसी अरेंजमेंट होती है, ऐसी अरेंजमेंट. देखो 230 में भी अरेंजमेंट होती है, 232 में भी अरेंजमेंट होती है. पर अगर अरेंजमेंट ऐसी हो जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही हो तो सेक्शन नंबर 232, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही हो तो 230. वापस इस बात को 230 और 32 में इतना ही फर्क है, नथिंग एल्स. अगर आपको समझना है अमलगमेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी को मैं एक्वायर कर रहा हूं, इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही, तो 232 लगेगा. 232. अगर मैंने अपने क्रेडिटर को बोला तो भूल जाओ सारे पैसे, मैं आपको 50% ऑफ में देता हूं. आपके 400 करोड़ थे, अब मैं 200 करोड़ दूंगा. इसका मतलब आपकी बात 232 नहीं लगेगा, 230 लगेगा, बिकॉज यहां पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है. अगर मान लीजिए दो कंपनी साथ में के मर्ज हो रही है, तो बताओ क्या होगा. मर्ज हो रही तो क्या होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, इसकी प्रॉपर्टी आएगी, उसकी प्रॉपर्टी आएगी, 232 लग जाएगा. तो यह समझना बहुत जरूरी. एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं बोलेंगे एक्सपेंस 232, वो देखना पड़ेगा वो क्या बोल रहा है. आपको ट्रिगर तब होना चाहिए, अच्छा क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है या फिर ये डेट रिकंस्ट्रक्शन है, या क्रेडिटर को चुप कराया है, या डेटर्स के राइट में कुछ करा है, या मेंबर्स के राइट में कुछ किया है जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, तो समझ जाने इट इज प्योर 230. समझ गए आप. आ जाओ क्या लिखा है दोस्तों. ये रहा आपके सामने 230 जो हमने पहले भी किया था. 230 में क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगी. प्रपोज किया, कहां पे गए. पहली बात तो ऐसे करने के, देखो एक तो हो सकता है ऐसी कॉम्प्रोमाइज हो जो कंपनी और क्रेडिटर के बीच में हो, या फिर कंपनी और मेंबर के बीच में हो. इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, इन तीनों में से कोई भी कर सकता है. पर आप सभी जानते हो अगर मेरी आपकी कंपनी से मर्जर होना है और आपको मेरे कंपनी में विलय होना है, तो हम लोग दोनों चाहकर भी काम नहीं कर सकते. शादी करते समय पंडित होना चाहिए, वैसे इनके अमलगमेशन के समय ट्रिब्यूनल का होना जरूरी है. तो इसलिए ट्रिब्यूनल ने जब तक हाँ नहीं बोला ये शादी पे मोहर नहीं लग सकती. इसलिए शादी के लिए पंडित, वैसे अमलगमेशन के लिए ट्रिब्यूनल का होना जरूरी है. ट्रिब्यूनल हाँ बोलेगा, ट्रिब्यूनल सारी दुनिया की चीजें सोचेगा. ट्रिब्यूनल उनको भी बोलेगा, सीजी को बोलेगा, आरबीआई को बोलेगा, स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा, आरएससी को बोलेगा, उनकी भी परमिशन लेंगे. ट्रिब्यूनल इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल बोलेगा एक काम करो, मैं जब तक देखूंगा तुम एक काम करो, तुम आपस में मीटिंग भी कंडक्ट करो. एक मीटिंग कंडक्ट करवाओ जिसमें 3/4 वैल्यू इतने लोग जो मेजोरिटी वाले हैं उन्होंने हाँ बोल दिया, तो आई थिंक अबाउट इट, राइट. अभी भी आपको सिर्फ ट्रिब्यूनल ने एक दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया. ट्रिब्यूनल ये भी बोलता है ये काम करने के लिए आपको नोटिस भेजना पड़ेगी, नोटिस के साथ में सारे डॉक्यूमेंट बोलना पड़ेगा. इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल आपको ये भी बोलेगा कब मीटिंग करना है, किसको बुलाना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, मीटिंग की नोटिस कितने दिन पहले भेजना है, नोटिस किस किसको भेजना है, ये सारा ज्ञान, मतलब पूरा इसका जो सूत्रधारक है या फिर जो पूरा डायरेक्शन है, ये शादी ही, ये विवाह. अरे यार शादी करते तो अपन इन्विटेशन कार्ड भेजते क्या नहीं, तो यहां नोटिस भेजते. शादी करते समय लड़की के घर वालों को पूछ लेते, लड़कों के घर वालों को पूछते. 2-3 इधर उधर के लोग बोलते हैं लड़का अच्छा है क्या नहीं, कहीं पीता तो नहीं, स्मोक तो नहीं करता, इसको पूछता. इसलिए हमने सीजी को पूछ लिया, आरएससी को पूछ लिया, सारी बातें हैं. उसके बाद में मतलब ये शादी के जैसा काम चल रहा है. प्रपोजल कौन करता है शादी में, कोई तो ऐसा बोलता नहीं है वो लड़का है, देखो लड़की, ये लड़की दिखने में अच्छी, आप देख लो. कभी भी देखो जरूरी नहीं कि परिवार वाले लोग हाँ बोलेंगे, हो सकता है कोई तीसरा आदमी बोल सकता है. इसलिए यहां पर ये जो मर्जर हो रहा है, ये क्रेडिटर भी बोल सकता है, ये मेंबर भी बोल सकता है, समझ रहे क्या, कंपनी बोल सकता, कोई भी बोल सकता. प्रस्ताव तो कोई भी रखेगा ना भाई, एक लड़का लड़की कर लो, देखो अच्छा है, इनका हो सकता है, दोनों भी सीए, शादी करवा दो. समाज वाले बहुत लोग हैं ना बोलने वाले. तो यहां पे भी शादी करने का प्रस्ताव जो वो ही नहीं, कोई भी कर सकता है, क्रेडिटर भी कर सकते हैं, मेंबर भी कर सकते हैं. प्रस्ताव को इसके ध्यान रखना, पर स्कीम कहां पर रखना पड़ेगी. हमने डेट रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम रखी है, हमने विजय माल्या का केस भी देखा था. तो पहले जब आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे तो ट्रिब्यूनल आपको यही पूछेगा ना, मैटर क्या है, अमलगमेशन है, मर्जर है, क्या है, क्या तुम्हारा, मुझे स्कीम तो बताओ, स्कीम क्या है. तो देखो अब स्कीम, अब ट्रिब्यूनल जाएगा. ट्रिब्यूनल को हमने क्या दिया, एनसीएलटी 1 दिया, एनसीएलटी 2 दिया, एनसीएलटी 6 दिया, कॉपी ऑफ द स्कीम दिया, ये सब दिया. अब क्या दिया, सारे मटेरियल फैक्ट भी डिस्क्लोज कर दिए. किसके सामने, क्योंकि ट्रिब्यूनल को फैसला करना है कि हाँ बोलना है कि नहीं बोलना है. तो ट्रिब्यूनल हाँ तभी बोलेगा जब ट्रिब्यूनल के पास में सारी जानकारी है. तो पूरे मटेरियल फैक्ट्स दिए, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिया, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट दिया, और कोई दोनों का ट्रांसफर कंपनी का हो या ट्रांसफर का हो, जिसका भी हो, कोई इनका कोई पेंडिंग केस तो पड़ा नहीं है, वो सारी चीजें यहां पे बताई जाएगी. ये सारा डेटा किसके बारे में चल रहा है,
ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रिब्यूनल को जब तक नहीं मिलती, ट्रिब्यूनल तब तक इस केस को मोहर भी क्या, अभी तो ये भी नहीं जानकारी देंगे। ट्रिब्यूनल तो अभी हाँ नहीं बोल रहे हैं। ट्रिब्यूनल तो बोलेंगे अभी ओके फाइन, ये डॉक्यूमेंट तब तक मैं चेक करता हूं, तुम एक काम करो, मीटिंग बोलो। मीटिंग देखो, मीटिंग के लिए बोला, फिर मीटिंग किसकी होंगी, कहां पे होंगी, कैसे करना पड़ेगा, वो सारी चीजों का नॉलेज दिया जाएगा। सर ओके, और फिर क्या होगा उसके बाद में? उसके बाद में नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेज के मीटिंग बुला लेंगे। तब तक ये क्या करेंगे, किससे पूछेगा? सेबी से पूछेगा, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से पूछेगा, गवर्नमेंट से पूछेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछेगा। क्या किया ये CAA2 क्या है? नोटिस भेजने का फॉर्म, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ, नोटिस गई ना, देखो सबको गई। बाद में क्या हुआ, अगर किसको नोटिस नहीं मिली तो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी नोटिस होती है। उसके बाद में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्यों? अरे जो शेयर होल्डर आएंगे, जो क्रेडिटर आएंगे, उनको भी बता देना चाहिए स्कीम क्या है, और स्कीम करने से उनके जिंदगी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, वो तो उनको भी भेजना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा, 1 महीने के अंदर वो स्कीम फाइनल होना चाहिए। अगर मान लो पोस्टल या बैलेट से होगा तो अगर हमने उनको भेजा है तो 30 दिनों के अंदर हाँ या नहीं जो भी हो जाना चाहिए। और अगर कोई प्रॉक्सी तो वो भी अटेंड कर सकता है, और कोई कंपनी वाला घर होगा तो उनके बिहाफ में उनका रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकता है, पर उसने भी 48 आवर्स पहले बोलना चाहिए। अगर इन्होंने मान लो ऑब्जेक्शन ले लिए, कितने लोगों ने, इतने लोगों ने, तो फिर ये कुछ हो ही नहीं सकता, फिर मीटिंग भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए? डेटर्स अगर है तो 5% से ऊपर, और शेयर होल्डर है तो 10% से ऊपर। इतने लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया तो समझ जाना ये मीटिंग अब मुमकिन नहीं है। उसके बाद में इतने लोगों ने हाँ बोल दिया तो क्या होगा, चेयरपर्सन ने 7 दिन के अंदर किसको पिटीशन फाइल करना चाहिए? एक बात बताओ क्यों? ट्रिब्यूनल ने आपको आदेश दिया था मीटिंग करो जाके, तब आपने मीटिंग कर ली, तो मीटिंग में आपने जो ठहराव पास किया है तो ट्रिब्यूनल को बोलना पड़ेगा हमने सब कुछ पास, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने पिटीशन। अब मुझे बताओ उसके बाद में करना क्या होगा? ऑर्डर किस बात का है? एक बात पूछूं मैं, ये पिटीशन क्या है? हमने ये सब पास कर लिया, हमारे लोगों ने हाँ बोल दिया, हम पिटीशन दाखिल कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी का, तुम ये जो हमने जो डेट रिकंस्ट्रक्शन सोचा है या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सोचा है उसके लिए ऊपर आप मोहर लगा दो। मतलब इतनी बात तो पक्की है, ये कंपनी चाहे आपस में मीटिंग भी ले ले, अरे बोलो यार, फिर भी इनका कुछ नहीं हो सकता अनलेस कौन हाँ बोल रहा है। तो आप बोलेंगे 2 बार ट्रिब्यूनल के पास क्यों गए? पहली बार ट्रिब्यूनल के पास में गए थे सिर्फ उसके पूछने लगे मीटिंग करे क्या नहीं करे, अब की बार गए मीटिंग सब हो गई, आप पिटीशन फाइल करेंगे और ऑर्डर देने के बाद क्या होगा, विदिन 30 डेज आपको कहा जाना पड़ेगा ROC के पास। ओके, ये सब हो गया हमारा। पहले 231 बताओ ये किसके बारे में था? बहुत इजी है। जो ऑर्डर आपको 230 में मिली बच्चे, बोलो जल्दी से, वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, उसका सुपरवाइज बच्चे कौन करेगा? ट्रिब्यूनल देख सकता है आपने जैसा मुझे फाइल किया था, क्या उसके बाद में आपने वैसे ही काम किया है या आपके पास काम करने का कोई और तरीका चालू हुआ है? जब आप हमारे पास आए थे, विजय माल्या ने कहा था हर महीने मैं 100 करोड़ वापस दे दूंगा। अब वो चेक करेंगे 100 करोड़ दे रहा है कि नहीं दे रहा। और अगर अभी भी ये इंसान अगर 100 करोड़ वापस नहीं दे रहा होगा तो क्या इसकी कंपनी को वाइंडिंग अप किया जाएगा? वाइंडिंग अप कर देंगे। हो गया, फाइन। 230 और 31 में क्या फर्क है? 30 में आदेश दिया गया, अप्रूवल दिया गया कि आपका ये रिकंस्ट्रक्शन हमें मंजूर है, आपका अरेंजमेंट हमें। 31 में क्या होगा? वो नहीं हो, 31 में चेक करेंगे कि वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल है। अब कहां जाएंगे बच्चों? अब आओ सर, ये क्या लिखा है? वापस मर्जर? अरे अब आपको देखना होगा, इधर आओ मेरे पास आओ, इधर आओ। अब देखना है कितने पेजेस है? 232, 2 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स, 4 स्लाइड्स, 5 स्लाइड्स, 6 स्लाइड्स। सर इतना डरने की कोई बात नहीं। अंदर जितना भी मैटर लिखा हुआ है उतना मैंने शॉर्ट में सारी बातों को कवर करते हुए ये पीपीटी बनाया हुआ है। इस पीपीटी को समझाने के पश्चात ऐसी कोई भी बात नहीं होगी
जो उस डेटा में लिखी है पर यहां पे नहीं है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस 4, 5, 6 पेजेस। वो सारा डेटा मैंने यहां पे कवर किया है। अब क्या लिखा देखना, अगर मर्जर एक्विजिशन हुआ है एंड प्लस 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 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज इन सेक्शन 232, समझा क्या? और दोस्तों अगर वो 230 है पर वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नॉट अलाउड है, नॉट इन्वॉल्व है, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? 230 ओनली। समझेगा मैं क्या बोला? 230 के 2 बच्चे बनेंगे। अगर 230 में एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इन्वॉल्व है, देन 232 एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो इस सेक्शन में बताया है, अरे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, ऐसे केस बताओ, कोई भी 3 केस बताओ जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। मैंने आपकी कंपनी को एक्वायर किया तो आपकी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, तो 232 लगेगा। आपकी कंपनी मेरी आपकी कंपनी एक्स, मेरी कंपनी वाई, दोनों ने मिलकर एक बनाई, तो तुम्हारी भी ट्रांसफर हुई, मेरी भी हुई, एक्स वाई। अब दो नहीं, अब क्या हो सकता और कौन सी? डीमर्ज। डीमर्ज, एक कंपनी के 2 बच्चे बने, एक्स वाई, एक्स अलग प्रॉपर्टी हुई, वाई अलग प्रॉपर्टी, उधर गई इधर गई, इसका मतलब अभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। तो जब भी अमालगमेशन करना हो, जब भी एक्विजिशन करना हो और जब भी डीमर्जर करना हो, ये 3 ऐसी बातें हैं जहां पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है। इसीलिए एक्विजिशन, अमालगमेशन, डीमर्जर के केसेस में सिर्फ और सिर्फ लगेगा सेक्शन 232। एवरीबॉडी, 3 केसेस का नाम वापस है, अमालगमेशन, एक्विजिशन एंड डीमर्जर। सर ऐसी कौन सी केसेस जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती? डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। आप मेरे क्रेडिटर हो, अब मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा? आपके 400 करोड़ है, मैं बोलूंगा देखो मेरे पास पैसे नहीं है, सेटलमेंट करो, मैं आपको 100 करोड़ दे दूंगा। आपने आपकी 300 करोड़ कम कर दी। या फिर आपने क्या बोला, हम आपके पैसे भूल जाएंगे, आप हमें शेयर्स दे दो, हमने आपको शेयर्स दिया। दोनों भी केसेस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई क्या नहीं हुई? नहीं हुई। इसका मतलब क्या? आपकी बात 230 या 232? 230। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, कम ऑन। अब 232 जब करना होगा, आपको करना होगा अप्लाई। इसका मतलब वोडाफोन की केस में, आइडिया की केस में आपको क्या लगेगा? 230 लगेगा या 232 लगेगा? आइडिया वोडाफोन के मामले का मिशन है ना ये क्या क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चालू है क्या? कमाल करते हो आप भी। इधर आओ, माल्या के केस में क्या लगेगा? 230। अप्लाई किया, किसको करेंगे? सर अब की बार भी वही करना पड़ेगा। रास्ता देखो पंडित, हमेशा ट्रिब्यूनल ही होगा। पर तब की बार क्या था सर? वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था। अब की बार क्या हो रहा है? अमालगमेशन, 2 कंपनी साथ में, या फिर एक्विजिशन हो रहा है, या फिर डीमर्जर हो रहा है। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? सर ऐसा तो पहले भी होता, वैसे ही होगा, अभी भी वही होगा। ऑर्डर ऑफ मीटिंग क्या देना पड़ेगा फिर? अरे ट्रिब्यूनल बोलेगा ना भाई, जाओ, आप लोग तो आ गए, मुझे यह देखना है कि तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर भी उस बात को हां कहते हैं या नहीं कहते। अभी हो गया, नोटिस देंगे, नोटिस के साथ में आपको सब देना पड़ेगा। एक बार चेक करो क्या क्या देना पड़ेगा। एक बात पूछूं, ऑर्डर ऑफ मीटिंग किसने बोला है? ट्रिब्यूनल ने बोला कि मीटिंग कर लो। मीटिंग करने में क्या बोला है? नोटिस। अच्छी बात है। नोटिस किसको दी गई? मेंबर्स, क्रेडिटर्स को दी गई। किस बारे में? अच्छा, क्या स्कीम है? वरना वो आके मीटिंग में क्या बोलेंगे? हमने रजिस्टर को सबमिट कर दिया, उसका कंफर्मेशन। मतलब बात हम लोग सिर्फ जनरल मीटिंग में नहीं कर रहे। जनरल मीटिंग में जब नोटिस भेजेंगे जनरल मीटिंग की, तो लोग बोलेंगे तुमने आरओसी को, मम्मी को खबर की है क्या? हम बोलेंगे मम्मी को खबर भी की है और मम्मी के पास से कंफर्मेशन भी मिला है। अगर ये मीटिंग हुई या ये अमलगमेशन हुआ तो उसका इंपैक्ट की मैनेजर पर्सनल, सीएस, सीएफओ, एमडी, डब्ल्यूटीडी पे क्या होगा? बताओ, ये सब कुछ क्यों बोलना जरूरी है? कहीं शेयर होल्डर को यह जानना है कि ये लोग इस तरह इसीलिए मर्जर तो नहीं कर रहे हैं ताकि उनका खुद का फायदा हो जाए। इसका आपको शेयर होल्डर को भी बोलना पड़ेगा। किस बारे में? शेयर होल्डर को क्या बोलेंगे कि हे शेयर होल्डर, जब तुम मीटिंग में आए तो ये भी समझ ले, इस अमलगमेशन की वजह से, अब जैसे वोडाफोन आइडिया, तो लोग बोलेंगे ना क्यों कर रहे हैं आप, हम कंपनी के ओनर है। तो उनको जानना पड़ेगा भाई ऐसा अमलगमेशन होने से कंपनी का ग्रोथ कितना होगा और कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस कितने बढ़ेंगे आगे।
रिपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, क्या लिखा है रिपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट? एक्सपर्ट, सॉरी, रिपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट मतलब क्या? शेयर होल्डर बोलेंगे हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है, तुम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, तुम साथ में आ रहे हो, तुम्हारा इसका क्या इंपैक्ट होगा? एक काम करो, तुम बड़े बड़े एक्सपर्ट से पूछ के हमें बताओ कि आखिरी से अमालगमेशन का इंपैक्ट क्या होगा। नोटिस टू बी गिवन, ठीक है, दे देंगे। अब क्या होगा? नोटिस दे देंगे। किसको नोटिस दिया भाई? नोटिस दे दिया। सर ये क्या लिखा है? 230(3) से लेके 230(6) कि सारे सेक्शन एज इट इज इसको भी लग जाएंगे। मतलब जो अरेंजमेंट जहां पे प्रॉपर्टी, मैं आपको ले जा रहा हूं 3 से, 1 मिनट रुकिए, आप मुझे मालूम है वो ढूंढ रहे कि 3, 4, 5, 6 क्या है, रुकिए, हौले जैसा मत करिए, हम आपको ले जाएंगे, हमें पता है कैसे पढ़ाना है। ये आपके सामने लिस्ट है। अभी 3 मतलब क्या? नोटिस देना चाहिए। नोटिस के लिए आपने एक फॉर्म ढूंढा था, CAA2। साथ साथ में नोटिस देना चाहिए। नोटिस के साथ में क्या क्या देना चाहिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, गाइस। उसके बाद में प्रॉक्सी भी वोट कर सकता है, पोस्टल बाय बैलेट भी हो सकता है, पोस्टल बैलेट वो भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी 203 सबसेक्शन 4 में देखी थी। अरे यार प्रॉक्सी कर सकता है ऑल दैट, उनको 48 घंटे पहले बोलना पड़ेगा, और ये किया तो अपने 30 दिन में हाँ नहीं बोलना चाहिए। साथ साथ में इन लोगों को भी नोटिस देना चाहिए। जिस तरह से हमने अरेंजमेंट करते समय जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं भी हुई थी, तभी भी हमने इन लोगों को बोला था। अब तो बोलना जाहिर है क्योंकि अब की बार तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो इन लोगों को बोलेंगे तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। मतलब भारत सरकार चाहता है तो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर भी रुका सकता है, अगर उनको लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। समझ आ रहा है? उसके बाद में इतने लोग जो मेजॉरिटी है जो मीटिंग में आएंगे, उसका जो मेजॉरिटी होगा, 100 लोग आए तो 51 लोगों ने समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? 51% लोग हैं, और वैल्यू कितनी है? 3/4 से ज्यादा लोगों ने हाँ बोलना चाहिए वैल्यू वाइज। ये 4 कंडीशन उधर भी एप्लीकेबल थी। किधर? तो 230 और इसमें फर्क क्या है? तब वो ऐसा अरेंजमेंट था जिसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं लिखा था। ये ऐसा अरेंजमेंट है, देखो दोनों भी एक शब्द यूज करना, अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? बस वो अरेंजमेंट है पर उसमें क्या नहीं है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ये अरेंजमेंट है जिसमें बस अकेले में पढ़ के समझता नहीं, बहुत डेप्थ में पढ़ाई करना पड़ती है तब जाके कंक्लूजन सामने, वरना आदमी घर पे पढ़ता है यही समझता नहीं 300 230 में भी वही लिखा है, 32 में, दोनों में फर्क क्या है? समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं दोस्तों 230 मतलब इन्होंने नोटिस भी भेजी। 4 में क्या किया? प्रॉक्सी का उनका भी वोटिंग लिया। 5 में क्या हुआ? आरएससी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको बोला। और 6 में अब बताओ, मतलब यहां तक जो हुआ है अप्रूवल भी हो चुका है। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलो ना यार, मतलब अप्रूवल भी हुआ है क्या नहीं हुआ? हो गया। अभी 6 तक हुआ, मतलब अप्रूवल तक हम लोग पहुंच गए। अब अप्रूवल होने के बाद में क्या करना पड़ेगा? क्यों? अरे ट्रिब्यूनल आ गया। अरे हाँ भाई, अब सबमिट भी कर दिए, अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? अब ट्रिब्यूनल को ऑर्डर कर दिया, ट्रिब्यूनल को दिया, ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ट्रिब्यूनल देखो ये सारे काम आपको आदेश कर सकता है। ये ट्रिब्यूनल इन टाइप के ऑर्डर्स दे सकता है, ये करो वो करो। अब देखो ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देने का क्या अधिकार है? हो सकता है ये स्कीम है, स्कीम में जो चीजें उसको अच्छी लगी ठीक है, जो नहीं अच्छी लगी वो भी उसके ऊपर क्या क्या ऑर्डर करना, ये किसका काम है? ट्रिब्यूनल का। तो जो अच्छी चीज लगी बोलेगा ये ठीक है, जो अच्छी नहीं लगेगी उसको मॉडिफाई करके बताएगा। जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आएगा, आपको मालूम है ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा दोनों पार्टी को मिलेगा, और दोनों पार्टी वैसे ही काम करेगी जैसा ऑर्डर में लिखा हो। ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर में पूरा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ये करो वो करो, इसकी प्रॉपर्टी अब इसको चले जाएगी, ये इसका पैसा इसको जाएगा, वो सारे। अब जैसे एग्जांपल, मैंने आपकी कंपनी एक्विजिशन की, तो ऑर्डर में क्या लिखा रहेगा? मैं ट्रांसफरर, मैं ट्रांसफरी, नहीं एक्वायरर, आप, मैं एक्वायरर आपकी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं। अब ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर करेगा? स्वप्निल पार्टनर जब इनकी कंपनी एक्वायर करेगा तो तुम्हारा काम है, तुमने अपना सारा एसेट्स मुझे देना चाहिए, ये ऑर्डर आएगा। और मुझे क्या बोलेंगे? इतने इतने दिन में इनको इतने शेयर्स दो, इतना कैश दो, इतना गोल्ड दे दो। ये ऑर्डर में लिख के आएगा ना। हमने तो स्कीम दी सिर्फ, पर स्कीम के ऊपर जब तक मोहर नहीं लगती
स्कीम को मोहर लग के जो जो चेंजेस हो जाएंगे उस लिखा हुआ, तो लिखकर जो देगा वो ऑर्डर रहेगा। और वो ऑर्डर किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? दोनों पार्टी के लिए। अब देखो, ट्रांसफर टू ट्रांसफरी कंपनी क्या लिखा है? होल और एनी पार्ट ऑफ। समझा क्या ऑर्डर दिया? एक काम करो, हे ट्रांसफरर, तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी आज के बाद ट्रांसफर की। अलॉटमेंट बाय ट्रांसफरी कंपनी ऑन व्हाट? क्या लिखा है? क्या समझाने में? बदले में तुमने इतना शेयर देना चाहिए। मैंने आपकी कंपनी ली ना, तो मुझे क्या बोल रहा है? तुम्हें क्या बोला? तुम अपना एसेट दे दो। मुझे क्या बोला? मैं आपको डिबेंचर दे दूं, मैं शेयर दे दूं। कंटिन्यूएशन ऑफ बाय और अगेंस्ट ट्रांसफरी कंपनी यानी लीगल प्रोसीडिंग। समझा क्या बोला है? नहीं समझा आपको? अब आपकी कंपनी को मैंने एक्वायर किया ना, तो कोर्ट क्या मुझे बोल रहा है? आप उसका सुख भी मेरा और तुम्हारा दुख भी मेरा। मतलब तुम्हारी कंपनी को अगर मैंने लिया है तो तुम्हारी कंपनी के ऊपर लगे सारे इल्जाम मुझे मेरे माथे पे लेना पड़ेगा, बिकॉज अब तुम मुझसे अलग नहीं हो। डिसोल्यूशन और विदाउट वाइंडिंग ऑफ द, अब तुम्हारी कंपनी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसको क्या लिखा? विदाउट द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप जो इसके बाद वाला चैप्टर में चालू करूंगा, 90 सेक्शन का चैप्टर है, 90। अब बताओ वो 90 सेक्शन उस चैप्टर में है, उसमें वो लिखा है कि वाइंडिंग अप अगर किसी कंपनी को बंद होना है तो क्या क्या करना पड़ता है, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज आपकी कंपनी बंद नहीं हुई, मैंने सिर्फ एक्वायर की है, तो आपको वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन टू बी मेड फॉर एनी पर्सन हु डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या है? हो सकता है तुम में से जो 3/4 वाले लोग जो नहीं थे, 3/4 लोगों ने हां बोला पर 1/4 लोगों ने नहीं बोला, तो उनके साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, कितने पैसे देना चाहिए, वो भी कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख के देगा। अदर इंसिडेंटल मैटर, वो सब ऑर्डर आ गया, हो गया, खत्म हो गया। नहीं समझा? मीटिंग ले ली, 3/4 लोगों ने बोला। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, फिर ट्रिब्यूनल के पास तुम गए क्यों? तुम समझे नहीं हम क्या बोल रहे? ट्रिब्यूनल वो है जहां पे सारे एक्सपर्टीज है, जो भी करेंगे दोनों के फेवर में करेंगे, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंडीशंस। कल चके तुम बोलेंगे कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आया, सुसाइड करो। फिर तुम्हें अगर तुम्हें कोर्ट में जाना ही नहीं था, तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहा, तो तुम एक काम करो ना, कोर्ट में जाते ही क्यों? एक कहीं ना कहीं तो यू हैव टू हैव अ फेथ, एक आपको एक फेथ लाना पड़ेगा कि क्या है उसमें। और ऑब्वियसली जब भी कुछ बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाता है, एक बार बोलने का मौका दिया जाता है, तो उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, पर इट डज नॉट मीन यू कैन नॉट से आई डोंट एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। कोई भी केस में अगर मैं ट्रिब्यूनल, आप पार्टीज, अब मैं ऐसा बोल रहा, ऐसा करो वैसा करो, अब मैंने आपको बोल दिया 30 दिन में पैसे लौटा दो उसके, आप बोले साहब पैसे नहीं मेरे पास में थे, 60 दिन में, तो उसका बात सुनेगा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये कैसा है, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड है। फिर मैं बोलूंगा ठीक है 50 दिन में दे दो, पर ऐसा नहीं हुआ कि मैं जब जजमेंट ले रहा हूं डायरेक्टली, तो उसको यू कैन नॉट रिजेक्ट माई ऑर्डर, आई जस्ट गिव यू अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। वो हमने 230 में देखा ना, हाँ 230 में, 230 में देखा ना हमने, वो पिटिशन फाइल करेगा वो कि दी हुई सारी चीजें मुझे ठीक लग रही है और मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं। नहीं मुझे समझ रहे नहीं आप क्या बोल रही हो, रुको ना मैं आपको समझाता हूं, इसकी जब डिटेल में पढ़ेंगे आप पहले समझ लो, वो पॉइंट पे आएंगे, अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, पहले समझ लो अब क्या है, ये अलग क्यों है, इतना पहले समझो।
वो तो जो आप बोल रहे हो प्रोसीजरल पार्ट है वो ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझो पहले के। कॉन्सेप्ट क्या है, ये अलग क्यों है वो अलग क्यों है, वहां पे प्रॉपर्टी नहीं है यहां पे प्रॉपर्टी, ये मेन मुद्दा है दोनों के बीच का, ठीक है ना। अब बताओ यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन करना है किसको, ट्रिब्यूनल को। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, हाँ। फिर एक बात बताओ, यहां पे अप्लाई करते समय आपने ट्रिब्यूनल को जब अप्लाई किया तो ट्रिब्यूनल आपको बोलेगा डायरेक्टली काम चालू कर दो, नहीं, क्या बोलेगा वो, मीटिंग कंडक्ट करवाओ, उसके लिए नोटिस दो, नोटिस के साथ में ये सब कुछ दो, समझ आए, देखो ये सब कुछ दो, ये हमने सारी बातें की थी। नोटिस के साथ में ये सब कुछ दो, साथ साथ में जब नोटिस के बाद में 3 और 6, 3 to 6, 3, 4, 5, 6, 3 में क्या लिखा था, आपने नोटिस आईसीसी भेजना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में भेजना चाहिए। 4 में क्या लिखा था, आप वोटिंग में प्रॉक्सी भी कर सकते हो, ऑल दैट। 5 में क्या लिखा था, आपने सेबी को, इनकम टैक्स को पूछना चाहिए। और 6 में क्या लिखा था, अरे ये 3/4 वैल्यू जो है उन सबका अप्रूवल होना चाहिए। अप्रूवल होने के बाद में क्या करना चाहिए, आपने कोर्ट को ट्रिब्यूनल को सबमिट करना चाहिए। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उसको ऑर्डर देगा। ऑर्डर इस टाइप की हो सकती है। और ऑब्वियसली ट्रिब्यूनल, व्हेन ट्रिब्यूनल गिव्स द ऑर्डर, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द डेटा विच इज सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल के पास भी बहुत सारे लोग होंगे, ये एनसीएलटी की बात हो रही है, और वो सारे लोग जो है इस एरिया के एक्सपर्टीज है, उन्होंने इन बातों को देखा है, समझा है। और ये कैसा है, ट्रिब्यूनल अगर बोल रहा है कोई, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कोई करेगा, ये मैटर बहुत रेयर है। वजह इसकी है कि जब ट्रिब्यूनल जजमेंट दे रहा है तो बहुत बातों को सोच के दे रहा है। ये मैं आपको कब से समझा रहा हूं, ऐसा नहीं भाई। ऐसा नहीं होता कभी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। ऑर्डर है वो ऑर्डर, पर ऑर्डर देने से पहले अब मैं जब जजमेंट दे रहा हूं तो मैं पूछूंगा ना भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। एक भी ऑर्डर बता दो, मैं बोलता हूं इसमें, जैसे कि आप आपकी कंपनी के डिबेंचर दे दो, अब ये सब बोलूंगा मैं लिख रहा हूं ऑर्डर में, तो डिबेंचर दे रहा हूं मतलब क्या, वो बोलेगा साहब डिबेंचर तो हमारे पास में है नहीं, बोले ठीक है फिर शेयर दे दो। फिर इसका मतलब जो ऑर्डर बनाएगा तभी सोच समझ के बना रहा ना वो, ठीक है उसने डिबेंचर लिखा ही नहीं। फिर ऐसा आपको क्यों लग रहा है, जब वो ऑर्डर दे रहा तब कोई भी सामने नहीं है, ये प्रॉपर कोर्ट होगा, लोग बैठे हैं वहां पे, वो सुन रहा है, ये सुन रहा है, बातें हो रही है, फिर बाद में कोर्ट फाइनल कर रहा है ना, जैसे अपना कोर्ट में हो रहा है। ऑर्डर ऐसा आएगा ना, ऐसे कैसे ऑर्डर आ जाएगा, आपको 2 महीने दे दो पैसे, अरे फिर है कि मेरे पास तुम्हारा ऑर्डर मैं फॉलो करूंगा तब ना ऑर्डर, ऐसे थोड़ी ना। आपको भी तो पहले सुन के लूंगा ना, आप क्या बोल रहे हैं, सब इतना पैसा है, स्कीम है, हमने सोचा है, और जब जजमेंट आएगा उसके ऊपर। अब चलो सारी चीजों को हमें एक बार आपके बुक से पढ़ना है। अब पेज नंबर 232 पे आई, सॉरी सेक्शन नंबर 232 पे आई, और इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। अब पहली बात तो आपको मुझे ये समझाना जरूरी है कि ये लिखवाना जरूरी है कि 230 में और 32 में क्या फर्क है, पर मैं थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा, पहले ही पढ़ लेते अपन एक बार, ठीक है ना। आ जाओ, क्या लिखा है यहां पे, अच्छे से पढ़ना, पूरा चैप्टर अमेंडेड है, बहुत क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, पर ये चैप्टर आप पूरे समझ के लो। दिस चैप्टर इज टोटली प्रोसीजरल। इसके बाद में ये करना है, उसके बाद में वो करना है, उसके बाद में वो करना है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर नहीं है, नहीं समझ रहे, मतलब आपको करना क्या है, ऐसा है, ऐसा कुछ जजमेंट डिसीजन नहीं है इसमें, ये फॉर्मेलिटी करना है। आपके पास में लोग आएंगे, भाई सर हमारा क्या करा दो, आप अमलगमेशन करा दो, फिर आपको ये पता होना चाहिए ऐसा करना है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजरल चैप्टर। वो पहले टाइम में भी वैसा ही था, जब वो 1956 का था उसमें, और एक्चुअल में क्या बताएंगे ना, और बताओ मतलब इस चैप्टर में और क्या बताएंगे, नाम में लिखा अमलगमेशन अरेंजमेंट, तो यही बताएंगे ना कि 2 कंपनी को अमलगमेट होना है तो क्या करना चाहिए, एक्विजिशन कर रहा तो क्या करना चाहिए, और उसके अलावा वो क्या करें, लॉ में क्या बनाएंगे। और लोगों की समस्या क्या है, भाई मैं एक कंपनी को एक्वायर करूंगा, मुझे बताओ क्या करना है, मुझे करना तो है, तुम ये तो बताओ मुझे। फिर बोला कि एक काम करो, ट्रिब्यूनल के पास जाओ, मीटिंग बुलाओ, सबमिट करो, फिर ऑर्डर देंगे, वैसा फॉलो करो। अगर तुम भी लॉ बनाते तो इसके अलावा क्या लॉ बना रहे थे। और सही तो लिखा है ना, ट्रिब्यूनल किसी थर्ड पार्टी को बुलाओ। अब बताओ ट्रिब्यूनल को क्यों बोला है, इसलिए तो 231 सेक्शन आया ना, ट्रिब्यूनल ने बोला है, फिर उसके ऑर्डर की तोहिन होगी तो बजाएगा वो। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं आया बीच में और इन दोनों ने सेटिंग कर ली और कल से झगड़ा हुआ तो
क्या बोलेगा? वो बोलेगा नहीं मैं सही था, वो बोले। आज ट्रिब्यूनल के सामने हो रहा है ना दोनों, तो कल चल के झगड़ा भी होगा तो ट्रिब्यूनल बोलेगा मैंने ऐसा डिसीजन दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया? अब ट्रिब्यूनल ही नहीं है और दोनों आपस में अपना अमलगमेशन कर रहे हैं, तो कैसे समझेगा कि कौन सही है और कौन क्या गलत है? इसे थर्ड पार्टी को बुलाए, ट्रिब्यूनल को बुलाए, साथ साथ में ये अगर सेक्शन नहीं होता तो दो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट आपस में मर्जर कर लेते, मुकेश अंबानी रतन टाटा दोनों सोच लेते, अमलगमेशन हो जाता। इन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, तुम सिर्फ अप्लाई करो। अमलगमेशन करने का अधिकार तो शेयर होल्डर को ही है, बिकॉज कंपनी के ओनर्स हुई है, और इतना करने के बावजूद भी वापस वो ट्रिब्यूनल चेक करेगा। फिर आरओसी में भी हाँ, तो 1956 में था ना, 394 और 394 में इसका जो सेक्शन था ना पहले 394 था, ये जो इसका पुराना सेक्शन था 394, वहां पे ऐसे ही होता था। और जो 230 नंबर सेक्शन था उसके लिए 391 था, पर वो 391 94 बंद हो गए, ये आ गए। अब पढ़ो। Where application is made to the tribunal under section 230 for the sanctioning of compromise, क्या लिखा है 230 के अंदर अगर आपने अप्लाई किया, compromise or arrangement proposed between the company and any such person as are mentioned in the section, कौन कौन कर सकता है अप्लाई? यहां पे कंपनी भी अप्लाई कर सकता है, और एनी सच पर्सन मतलब कौन से रहे? मेंबर क्रेडिटर्स, लिख दो पे मेंबर क्रेडिटर्स। That the compromise or arrangement has been proposed for the purpose of, in connection with the scheme of reconstruction of the company or companies involving merger amalgamation of two or more companies, समझा क्या? मर्जर, दो कंपनी साथ में आ रही, and that under the scheme of whole or any part of the undertaking, property or liabilities of, क्या लिखा समझा क्या? Company is required to be transferred to another company or is proposed to be divided among what? Among and transferred to two or more companies, समझा क्या? और इज proposed to be divided, divided मतलब क्या है? डीमर्जर। और इन ट्रांसफर टू व्हाट? अब बताओ ट्रांसफर ही कौन होगा? नहीं नहीं मुझे बोलना है, ट्रांसफर ही कौन होगा? आपसे मैं सवाल पूछूंगा, अब जैसे आपको तीनों भी कंडीशन लिख लेना इसमें, ए बी, ए ने मतलब बी ने अपने आप को बेचा ए को, तो कौन बन गए? ए ट्रांसफरी, बी बन गए ट्रांसफरी। नंबर 2 केस ए बी, अब क्या बनी? इसका मतलब क्या हुआ? ये बन गए ट्रांसफरी, ये बन गया ट्रांसफरर ट्रांसफरर। और तीसरी बात ए बी, समझ गए? ये बन गया ट्रांसफरर, ये बन गया ये। तो ये तीनों भी कंडीशन इसमें आती जो लिखा है। अंडरस्टूड? पक्का? नेक्स्ट, the tribunal may on such application order a meeting of the creditors or the class of creditors or member of the class of members, यहां पे एंड लिखा है क्या और लिखा है? मेंबर और मेंबर ऑफ क्लास ऑफ मेंबर्स एज द केस में बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन अ सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। ठीक है ना? ऐसा लगता नहीं आपको वही पढ़ रहे हो? अगर आपने ये ए और बी अगर नहीं होता ना तो समझता ही नहीं 330 में और 32 में फर्क क्या है। ये ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, समझ रहे हैं? मतलब ये तीन चीजें होंगी। अरे बोलो यार, तो लिख दो, ये लिख दो पहले तो, ये तीनों चीजें इसके लिए पड़ी, ये है तो मतलब ये सेक्शन है, वरना ये सेक्शन 232 एक्टिवेट होगा ही नहीं।
हो गया? ओके, आगे बढ़ रहा हूं. You have rules इसके ऊपर. With the compromise or arrangement has been proposed for the purpose or in connection with the scheme for the reconstruction of any company, companies or amalgamation of any two or more companies, matter involved cannot be dealt with or dealt with adequately on the petition for sanction of the compromise arrangement. An application shall be made to the tribunal under section 232 by notice of admission supported by an affidavit for the direction of the tribunal as to proceeding to be taken. Notice of admission in such cases shall be given in such manner to such person as the tribunal may direct. आपको समझाया क्या लिख रहा है? नोटिस ऑफ एडमिशन कल भी हमने देखा था. किस बारे में एडमिशन? क्या था एनसीएलटी 2 में लिखा हुआ कि हमें मान्य है, मतलब कि हम ही अप्लाई कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि ये लोग आगे कुछ भी, हमारी उसको इजाजत है. वेयर द एक्चुअली ये जो हुआ था ना, ये एडमिशन वगैरह एनसीएलटी 2 में हमने कल ही देख लिया था ये, ठीक है ना. वेयर द ट्रांसफरर कंपनी इज डिसॉल्व्ड, द फी इफ एनी पेड बाय द, ये गलत पढ़ रहा हूं मैं आगे, सॉरी, उसके ऊपर, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी कंपनी shall not, as a result of the compromise or arrangement, hold any share on its name or in the name of any trust wherein on behalf of any of its subsidiary. गलत पढ़ रहा हूं क्या? मैं वही बोल रहा, कोई लिंक नहीं लग रहा. ये बराबर है अपॉन, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. Upon the hearing of the notice of the admission given under Rule 18 or upon any adjourned hearing, the tribunal may make such order to give such direction. ये सच मतलब क्या बोलता है? आपने नोटिस दी, आपने किसको अप्लाई किया पहले तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा तुम्हारा मीटिंग कैसे होना चाहिए. एज टू द प्रोसीडिंग टू बी टेकन एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन एज द केस मे बी, इंक्लूडिंग वेयर द नेसेसरी एंड इंक्वायरी एज टू क्रेडिटर और द ट्रांसफर कंपनी एंड द सिक्योरिंग ऑफ द डेट्स एंड क्लेम्स ऑफ एनी ऑफ द डिसेंडिंग क्रेडिटर्स इन सच मैनर. अरे ये क्या बोल रहा है कि अब कैसा मीटिंग होना चाहिए, कैसा मीटिंग होना चाहिए, कौन बोलेगा किसका मीटिंग होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली होना चाहिए, ये सारी बातें कौन समझाएगा? ये ट्रिब्यूनल डायरेक्शन देगा. अभी डायरेक्शन क्या देगा? ऐसा लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब वो एज मे डीम फिट, जैसा उनको लगेगा वो बोलेगा, ठीक है. वेयर एन ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1 merging companies or the companies in respect of which division is proposed shall also be required to circulate the following for the meeting so ordered by the tribunal, namely draft of the, कहां पे जाना चाहिए, कौन भेज रहा है सब? सर्कुलेट करना चाहिए मतलब किधर? अरे पढ़ाना हमने एबीसीडी अभी, अरे यार अभी पढ़ाना है. कौन सर्कुलेट करेगा? किसको सर्कुलेट करेगी? मतलब ये नोटिस है, नोटिस मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को. वो एंड नहीं लिखा है, और लिखा है. बताओ मेंबर की मीटिंग होगी या क्रेडिटर की? डिपेंड करेगा ना किसका मैटर है. यार तुम समझ रहे नहीं? मेंबर एंड लिखा है क्रेडिटर या मेंबर और क्रेडिटर लिखा है? कभी मेंबर को बुला सकते हैं, कभी क्रेडिटर को, जिसका मैटर है उसको बुलाएंगे. तो उनको बुलाएंगे, तो उनको जब बुलाएंगे, जब नोटिस देंगे, तो नोटिस के साथ में ये सब देंगे. क्या क्या देंगे? स्कीम देंगे. और क्या देंगे? कि कंफर्मेशन, जहां पे आरओसी ने कंफर्मेशन दैट द कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट स्कीम हैज बीन फाइल्ड विथ व्हाट, मतलब रजिस्ट्रार ने कंफर्मेशन दे दिया कि हमें भी मिल चुका है. रिपोर्ट किसके ऊपर? कि जो किया है, एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. आखिर ये जो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसका इफेक्ट केएमपी पे, प्रमोटर पे, नॉन प्रमोटर पे, शेयर होल्डर पे क्या होगा, वो सारी बातें भी हम लोग नोटिस के साथ में देंगे. नंबर 4, रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट भी देंगे. और लास्ट में सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी देंगे. इन द लास्ट एनुअल अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द मर्जिंग कंपनी रिलेट टू द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मोर देन 6 मंथ्स. ये 6 मंथ्स वाली बात बोली थी मैंने आपको, इसके बारे में जानते हो? मतलब अगर मान लीजिए 6 मंथ्स पुरानी नहीं होना चाहिए. जो कंपनी मर्ज हो रही है, वोडाफोन आइडिया, क्या करना चाहिए? 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट आना चाहिए. और मान लीजिए अगर वो मर्जर अब हो रहा होगा 31 दिसंबर 2017 को, तो फिर तब की नहीं चलेगी. आपको थोड़ा सा ऐसी बैलेंस शीट चाहिए जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए. सारा डेटा दे दिया. द ट्रिब्यूनल आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ दैट द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1
and 2 has been complied with, may by order sanction the compromise or arrangement, or by subsequent order make provision of the following matters, namely, ये सब ये मालूम है आपको क्या लिखा है? ये अगर उनको लगता है कि सबसेक्शन 1 और 2 की सारी कंडीशंस फॉलो हो गई, मैं ये पढ़ना भूल गया, वो मैं पढ़ के दिखाता हूं. द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 to 6 ऑफ सेक्शन 230 शैल ऑल्सो अप्लाई मुटाटिस मुटाटिस. समझा क्या क्या लिखा है? वो यहां पे मेरा पढ़ना भूल गया था मैं. तो मीटिंग बुलाई हमने, मीटिंग के साथ में वो सब कुछ दे दिया, मतलब 6 भी हो गया अभी यहां पे. सबसेक्शन 1 में ये क्या बोला, 3 to 6 की जो है वो सारी चीजें फॉलो हो गई. और अब क्या लिखा है यहां पे 2 में कि आपने नोटिस के साथ में ये सब कुछ दिया. अब 3 में क्या हुआ था एक्चुअली? 3 में 230 सबसेक्शन 3 में नोटिस दिए. सबसेक्शन 4 में आप ऐसे भी वोट कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, पोस्टल से भी हो सकता है. 5 में सीजीए आरबीआई सबको बोल दिया. और 6 में 3/4 लोग मेजोरिटी वालों ने अप्रूवल दे दिया. वो सारी कंडीशन हो गई. तो वो बोल रहे हैं सबसेक्शन 1 and 2 फॉलोड. अभी वही सबसेक्शन 1 2 किसके? इस सेक्शन के. और जब वो 1 की बात करता है तो 1 में ही लिखा है 3 to 6 भी फॉलो होना चाहिए उसका, 230 का. तो इसलिए बोला अगर आपने 1 और 2 कर लिया है, इसका मतलब आपने 230 सबसेक्शन 3 4 5 6 भी फॉलो कर लिया अगर है, मतलब आपके पास में अप्रूव्ड स्कीम आ चुकी है. अब हे भगवान, अप्रूव्ड स्कीम आ गई ना, स्कीम आ गई आपके हाथ में. अब क्या करना चाहिए आपने? वो लिख के दिया है. उस स्कीम आ गई, आपने ट्रिब्यूनल को दे दिया. अब ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है? देखो, द ट्रिब्यूनल आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ दैट द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 and 2 हैज बीन कंप्लाइड विद, मे बाय ऑर्डर सैंक्शन द कॉम्प्रोमाइज और बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर मेक प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली द ट्रांसफर. ये हमने अभी पढ़ा. क्या करना चाहिए? ट्रांसफर करना चाहिए. क्या? ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहिए. फिर बदले में क्या मिलना चाहिए उसको? शेयर्स मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए. आगे तो वही लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी कंपनी शैल नॉट. अभी ये बहुत भारी लिखा है, मैं पूरा पढ़ता हूं. बी वाला पॉइंट, बी वाले पॉइंट में बहुत अंदर गहराई गए. द अलॉटमेंट ऑफ द प्रपोज्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी ऑफ एनी शेयर्स इन डिबेंचर पॉलिसी और द अदर लाइक इंस्ट्रूमेंट इन द कंपनी विच अंडर द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट आर टू बी अलॉटेड और एप्रोप्रिएटेड बाय द कंपनी टू. और ठीक है ना, अभी कौन अलॉट कर रहे हैं? ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर को शेयर्स दे रही, डिवेंचर दे रही बदले में. ठीक है ना. आगे अब उसके अंदर लिखा है प्रोवाइडेड दैट अ ट्रांसफरी कंपनी शैल नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होल्ड एनी शेयर इन इट्स ओन नेम और इन द नेम ऑफ एनी ट्रस्ट वेयर ऑन इट्स बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी एनी सच शेयर्स शैल बी कैंसल्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड. हाँ, तो कैंसिल हो जाएंगे. बताओ क्यों? ट्रांसफरी कंपनी शैल नॉट, ट्रांसफरी बोला, ट्रांसफरी जो खरीद रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स ओन नेम. ट्रांसफरी कंपनी मतलब मैं आपको खरीद रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? ट्रांसफरी हो गया. अब मैंने आपकी कंपनी में पहले से शेयर ले रखे थे, तो वैसे अगर मैं तुमने एक्वायर कर ही लिया हूं तो मेरा ही हो गया ना वो. तो अरे ऑलरेडी मैंने तुम्हारी कंपनी में कुछ शेयर्स लिए थे, अब मैंने पूरी कंपनी अक्खी तुम्हारी खरीद लिया हूं, तो क्या हो गया? तो जो पहले था वो क्या हो जाएगा? शैल बी व्हाट? शेयर्स शैल बी कैंसिल्ड एंड व्हाट? एक्सटिंग्विश्ड. ठीक है. अरे आपकी कंपनी में मेरा पहले कुछ हिस्सा था, वो पूरा का पूरा मेरा ही हो गया ना. और वैसे भी इसमें लिखा था और मुझे इसमें बात बोलना थी, सुनो ना. आपकी कंपनी मैंने ली तो मैं आपको क्या दूंगा? आपको शेयर्स दूंगा. तो जिसको मैं शेयर्स दे रहा हूं वो ऑलरेडी, तो मैं भी तो उसमें वन ऑफ द शेयर होल्डर हूं, तो मैं उसको क्या दूंगा? कुछ नहीं, कैंसिल हो जाएंगे वो. बहुत भारी बोला मैंने.
आप समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं। इसके पहले क्या लिखा था कि मैंने आपको शेयर्स देना चाहिए, पर अगर ऑलरेडी मैंने आपकी कंपनी में, अब मैंने शेयर्स किसको देना चाहिए? आपको, या फिर पैसा देना चाहिए, जो भी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए आपकी कंपनी को? मतलब मेंबर्स को पैसे जाएंगे ना भैया, मैं दूंगा तो किसको मिलेगा? मेंबर्स को मिलेगा। तो बताओ मेंबर्स को पैसे देने के बदले मैं क्या बोलूंगा? अरे मैं खुद ही मेंबर था ना, मुझे थोड़ी ना पैसे मिलेंगे मेरे, तो शेयर्स ही कैंसिल हो जाएंगे, मैं पैसे क्यों दूंगा? पता नहीं कितना समझ आया, लिख के देखने की कोशिश करता हूं। देखो ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये कंपनी है ट्रांसफरी, और ये कौन है? ट्रांसफरर। अब मुझे बताओ, मेरा इस कंपनी में ऑलरेडी 20% स्टेक है। अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो गया? कुछ भी नहीं होगा, बहुत इजी होगा। अब इसके अंदर मेरा ऑलरेडी पैसा है, तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिली। अरे मिली ना भाई, बदले में मैं क्या दूंगा इसको? शेयर्स दूंगा। तो अब मेरा सवाल है शेयर्स कितने दूंगा, या फिर मैं कैश कितना दूंगा? कितने परसेंट लोगों को दूंगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो टाइप के लोग हैं। 20% तो मैं खुद हूं, और 80% में लोग कौन है? अदर्स है। तो अगर मैं 20% में दे भी दूंगा कैश, तो कैश वापस भी तो मुझे ही मिलेंगी। तो उतने प्रोपोर्शन इतना समझ रहे हो? तो ऑलरेडी क्या बोल रहा है इसमें? 20% मेरा ही है। अरे बोल दो यार, अब फाइनल करते इसको। तो मैं इसको कितना पैसा दूंगा? मान लो एक कंपनी की पूरी कीमत थी 100 करोड़, तो 20 करोड़ मेरे खुद के थे और 80 करोड़ दूसरों के थे। तो मैं इसको 80 करोड़ दूंगा कि 100 करोड़ दूंगा? 80, क्योंकि 20 करोड़ अगर दे भी दूंगा मैं इसको, तो वापस ही आएंगे मुझे। तो बोल रहा हूं कैंसिल हो जाएगा। एसोसिएट की होल्डिंग है। तो क्या है? तो क्या करने का? अरे प्रोपोर्शनली, वही तो बोल रहा हूं ना, वही तो बोल रहा हूं। ये देखो क्या लिखा है, ट्रांसफरी कंपनी शैल नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होल्ड एनी शेयर इन इट्स ओन नेम और इन द नेम ऑफ एनी ट्रस्ट, वेदर ऑन इट्स बिहाफ और एनी बिहाफ ऑफ एनी इट्स सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, एंड एनी सच शेयर्स शैल बी कैंसिल्ड। तो जो उसका ऑलरेडी होल्ड किया था वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। द कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग। आप मुझे बता क्या बोल रहा है, किसकी प्रोसीडिंग किसकी हो जाएगी? ट्रांसफरर कंपनी का जो लीगल प्रोसीडिंग था वो ट्रांसफर का हो जाएगा। डिसोल्यूशन विदाउट द वाइंडिंग अप ऑफ वन। क्या लिखा है? जो ट्रांसफर कंपनी जो तुम्हारी मैंने एक्वायर की है, वो ऐसी वाइंडिंग अप, ऐसी बंद हो जाएगी, वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाइंडिंग अप के सेक्शन नहीं लगेंगे। द प्रोविजन टू बी मेड फॉर एनी पर्सन हु इज विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स डिसेंट। अब जो लोग तुम्हारे 3/4 में नहीं थे, उनका क्या करना चाहिए वो भी कोर्ट ऑर्डर देगा। वेयर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर अंडर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। द ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। क्या लिख रहा है एम्प्लॉय के बारे में? आपके एम्प्लॉय किसके बन जाएंगे? मेरे बन जाएंगे। वेयर द ट्रांसफर कंपनी इज लिस्टेड एंड द ट्रांसफरी इज इन व्हाट? अनलिस्टेड कंपनी। ये अच्छा पॉइंट सुनना जरा, क्या लिखा है? वेयर ट्रांसफर कंपनी इज लिस्टेड, आपकी कंपनी लिस्टेड थी और मैं खरीदने वाला कौन था?
अनलिस्टेड था, द ट्रांसफरिंग कंपनी शैल रिमेन व्हाट, अनलिस्टेड अंटिल इट बिकम्स व्हाट। ऑब्वियसली तो तुम्हारी कंपनी एक्वायर करने से मैं अपने आप ही लिस्टेड नहीं हो जाऊंगा, ऐसे कैसे लिस्टेड हो जाऊंगा। इफ द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी डिसाइड टू ऑप्ट आउट, तुम्हारी कंपनी ऑप्ट आउट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, provision shall be made for the payment of the value of shares held by them and other benefits in accordance with the predetermined price formula or after valuation is made, and the arrangement under this provision may be made by the what tribunal। क्या लिखा है देखो, if the shareholder of the transferor company, मतलब आपकी कंपनी decide to opt out the transferee company, provision shall be made for the payment of the value of the shares held by them and other benefits in accordance with the predetermined price formula or after valuation is made and the arrangement under this। क्या लिखा है सब, मतलब किस, they want to be, they don't want to be। मैंने आपकी कंपनी को एक्वायर कर लिया, नहीं नहीं, जो अगर बात करेंगे आपकी कंपनी जो है लिस्टेड है और मैं खरीदने वाला कौन हूं, अनलिस्टेड। तो क्या लिख रहा है, द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी डिसाइड टू, हाँ मतलब आपके शेयर होल्डर, टू ऑप्ट आउट ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी, प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। कितना सिंपल लिखा है, क्या कर रहे हैं आप। अगर मान लीजिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आप बोल रहे कि आपको मेरी कंपनी के शेयर्स चाहिए, आपके शेयर्स नहीं चाहिए, आपकी कंपनी में नहीं आना है, अनलिस्टेड में नहीं आना है, तो आपकी कंपनी ने प्रोविजन करना चाहिए। कहां लिखा है नहीं आना है, ऑप्ट आउट मतलब ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुझे भी वही लग रहा है, ऑप्ट आउट मतलब मैं लेना चाहती हूँ और राइट टू ऑप्ट आउट, मैं भी अगर डिसाइड करना है मतलब ऑप्ट करना है तो इट वुड हैव बीन डिसाइड टू ऑप्ट एकदम बी शेयर होल्डर का ट्रांसफर। अगर मैं आपका शेयर लूंगी तभी तो आप प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन शैल बी मेड बाय फॉर द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अब खरीद रहे हो मेरे, तो मैं एंड अदर बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड, आप मैं यहाँ पे कंपनी को खरीद रहा हूँ, सही तो मैं सही बोल रहा था, नॉट टू पार्टिसिपेट, मेरी इच्छा नहीं है आपकी कंपनी में आने की, नो मेरे गड़बड़ हो गई इससे। इसके अंदर ट्रांसफर कंपनी में, तो उसके बदले में मुझे कुछ कैश या कुछ मिलना चाहिए, तो वो जो मेरे शेयर्स की वैल्यू है उसी का प्रोविजन आप बना के रखो। मैंने आपकी कंपनी को लिया पर आपकी इच्छा नहीं, आपकी कंपनी को लिया पर आपकी कंपनी के कुछ लोगों की इच्छा नहीं है, 90% को ले लिया, 10% लोगों की इच्छा नहीं है। इंग्लिश का गड़बड़ हो गया है, मतलब मेरा, मैं उसको अलग सेंस में ले रहा था। ऑप्ट आउट का मतलब नॉट टू चूज, एक शब्द ने मारा रहा है पूरे मीनिंग को। ओके गाइस, ये बी वाला पॉइंट जो है, यहां पे ऑप्ट आउट का मीनिंग हुआ नॉट टू चूज, मतलब आपकी कंपनी को मैं एक्वायर कर रहा हूं, अगर 100% में से 90% लोगों को ऑप्ट कर लिया मैंने और 10% को ऑप्ट नहीं किया, तो जो लोग मुझसे जुड़ना नहीं चाहते मैं उनका पैसे का इंतजाम करूंगा, ठीक है।
provided that the amount of payment or valuation under this clause for any share shall not be less than what he has been specified by this. ठीक है, उसको उतना पैसा देना चाहिए जितना किसने बोला है, उससे कम नहीं देना चाहिए. आगे बढ़ना. Where a transfer company is dissolved, the fee, if any, paid by the transfer company on its authorized capital shall be set off against. अरे कुछ नहीं लिख रहा. अगर वो ट्रांसफर कंपनी कुछ आरओसी को पैसे भरे होंगे तो वो पैसे सेट ऑफ हो जाएंगे. मतलब अगर मैं तुम्हारी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं तो मैंने ऑलरेडी कुछ पैसा तुमने दिया है आरओसी को, तो जब मैं जाऊंगा तो वो पैसा जो तुमने पे किया वो सेट ऑफ हो जाएगा. सच इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर, वो ठीक है. प्रोवाइडेड दैट नो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शैल बी सैंक्शनड बाय द ट्राइब्यूनल अनलेस सर्टिफिकेट बाय द कंपनीज ऑडिटर हैज बीन फाइल्ड विद द ट्राइब्यूनल. आपने तो पहले भी ऑलरेडी पढ़ा था यार, ये ऑडिटर ने हाँ बोलना चाहिए ना. अगर मैं आपकी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं तो ये ट्रिब्यूनल तभी हाँ बोल सकता है जब वो सारी चीजें जो लिखी हुई स्कीम में ऑडिटर भी बोला है कि ये सारी स्कीम जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है. वरना यहां पे लिखा होगा इतने इतने पैसे तुरंत मिल जाएंगे, 1 महीने मिल जाएंगे, 2 महीने मिल जाएंगे. वो सारी जो स्कीम है भले क्रेडिटर ने फाइनल की है, पर जब तक ऑडिटर ही नहीं बोल रहे हैं, ऑडिटर को तो ये पूछना पड़ेगा कि ये जो स्कीम में लिखी हुई चीजें हैं वो सच्ची मुच्ची एक्चुअल में पॉसिबल है भी या नहीं भी. इसलिए वेयर एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन provides for the transfer of any property or liabilities, then by virtue of the order that property shall be transferred to the transferring company, ठीक है, and the liability shall be transferred to the become the liability of, कुछ नहीं लिखा है, उसकी liability किसकी बन जाएगी. मान लो कुछ लोन लिया होगा प्रॉपर्टी पे, तो ट्रांसफर की लोन ट्रांसफर की बन जाएगी. Every company in relation to which the order is made shall cause a certified copy of the order to be filed विथ वॉट, किसके साथ में लिखा है. ये तो आपको लगता नहीं उधर भी लिखा था. कहां पे लिखा था ऐसे, उधर भी लिखा ना. ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर जब देगा तो अपने 230 में भी देखा था ना. कहां पे देना चाहिए, आरओसी को सबमिट करना चाहिए. द स्कीम अंडर दिस सेक्शन शैल क्लियरली इंडिकेट एन अपॉइंटेड डेट फ्रॉम विच इट शैल बी इफेक्टिव. और स्कीम में लिखा रहेगा ये जो एक्विजिशन हुआ है वो कौन से डेट पे इफेक्टिव, मतलब कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि इस तारीख से ये लोग मर्ज हो रहे हैं. आगे. Every company in relation to which the order is made until the completion of the scheme file a statement in such a form and within such time as may be prescribed with a registrar every year duly certified by the chartered accountant. मैं समझा क्या, जब तक ये बोला होगा ये स्कीम कंप्लीट नहीं होने तक क्या लिखा है, समझा क्या. इन्होंने क्या देना चाहिए. मान लीजिए मेरी, अब देखो वोडाफोन और आइडिया का एक्विजिशन हुआ है, तो इनका भाई अभी तो सिर्फ एक्विजिशन पेपर पे हुआ है, पर जो सॉरी मर्जर पेपर पे हुआ है, पर ये चलेगा स्कीम 3-4 साल तब जाके वो दोनों के ऑफिस, अभी तो दोनों के एम्प्लॉइज है, दोनों के ऑफिस है, वो सारी चीजें स्कीम में लिखी है. पर जब एक्चुअल में होने तक तो 2-4 साल तो और लगेंगे. तो जब तक स्कीम चलता रहेगा तब तक उन्होंने क्या करना चाहिए, आरओसी को स्टेटमेंट क्या करना चाहिए, ड्यूली सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट. ये सारी चीजें मतलब ट्रिब्यूनल को भी देखना पड़ेगा कि जैसा मैंने बोला था ये स्कीम वैसी ही चल रही है या नहीं चल रही है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस वो यही लिखा है, वो स्कीम CAA 8 में आपने देना चाहिए. किसको, आरओसी को, सॉरी किसको, कहां पे सबमिट करना चाहिए, आरओसी को क्या सबमिट करना चाहिए, CAA 8 में, कि जैसा स्कीम हमें बोला गया था हम वैसा ही काम कर रहे हैं. इफ द ट्रांसफरर कंपनी और द ट्रांसफरिंग कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द ट्रांसफरर कंपनी द ट्रांसफरिंग कंपनी एज द केस में भी, और ठीक है इनको पनिशमेंट होगी, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं, इतना पनिशमेंट होगा. और देखेंगे आगे. पढ़ो क्या लिखा है. एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन अ स्कीम इन्वॉल्विंग अ मर्जर वेयर अंडर द स्कीम द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी एंड द लाइबिलिटीज ऑफ वन और मोर कंपनीज इंक्लूडिंग द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज आर टू बी ट्रांसफर टू अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी. इट इज अ मर्जर बाय एब्सॉर्प्शन or where the undertaking property liabilities of 2 or more companies including the company in respect of which compromise arrangement is proposed are to be transferred to new company whether or not the public company it is a merger by. अरे यार अंडरलाइन करो यहां पे मर्जर, और ऊपर में क्या अंडरलाइन करो, एब्सॉर्प्शन. अरे क्या लिखा है, अगर एक कंपनी ने दूसरे को एक्वायर किया तो समझ जाना वो एब्सॉर्प्शन है, और दोनों कंपनी साथ में काम करते तो समझ जाना मर्जर है. क्या पढ़ने का इसमें. Reference to the merging companies are in relation to the merger or by absorption
क्या लिखा है? मर्जर बाय एब्सॉर्प्शन टू द ट्रांसफर एंड ट्रांसफर एंड इन रिलेशन टू द मर्जर बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। और स्कीम इन्वॉल्व, ये सब क्या पढ़ रहा हूं मालूम है? क्या पढ़ रहा हूं मैं? 1 2 3 4 है। अरे ये जो लिखा है ना यहां पे, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट बढ़िया, स्कीम इन्वॉल्व्स अ डिवीजन वेयर अंडर द स्कीम ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज प्रपोज आर टू बी डिवाइडेड अमंग एंड द ट्रांसफर टू और मोर। अरे क्या लिख रहा है ये? वो बोल रहा है डिवीजन मतलब क्या होता है? डिवीजन मतलब क्या हुआ? कंपनी की अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज प्रपोज आर टू बी डिवाइडेड अमंग एंड ट्रांसफर टू टू और मोर कंपनी। जैसे कि ए बी थी, अब क्या बन जाएगी? वो ए और बी बन जाएगी। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स असेट्स एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एंड द लायबिलिटी इंक्लूड्स व्हाट डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब सारे टाइप के प्रॉपर्टीज और ये आएंगे, और लायबिलिटी मतलब डेट्स भी आएंगे, ऑब्लिगेशन आएंगे ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखते हैं रूल 20। ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई इतना कुछ भारी नहीं था ये। अब 1 2 3 4 को डिलीट कर दो, अननेसेसरी टेंशन मत बढ़ाओ। और आपको मालूम है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो रूल से भी पढ़ा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनेशन में, जब अभी आईसीआई का जब वो आएगा, क्या बोलते हैं, आरटीपी आएगा, वो बोलेंगे रूल्स एप्लीकेबल नहीं, इस बार सिर्फ सेक्शन ही है। मतलब हम लोग ज्यादा पढ़ रहे कम। मैंने पिछले बार जब पढ़ाया था ना अमलगमेशन 1956 का, तो तब सिलेबस में आईसीआई ने सिर्फ क्या नोटिफाई किया था? सेक्शन, रूल्स थे ही नहीं। अब क्या लिखा है यहां पे? एन ऑर्डर मेड अंडर द 232 रेड विद द सेक्शन 230 ऑफ द एक्ट शाल बी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, विथ सच वेरिएशन एज द सर्कमस्टेंसेस may require. At the time after issuing an order sanctioning the compromise or arrangement, the tribunal may, either on its own motion or an application of an interested person, make an order directing the company where the company is being wound up, its liquidator to submit the tribunal within such time as the tribunal may fix a report on the working of what said compromise. क्या लिखा, समझा क्या? ट्रिब्यूनल कभी भी वॉलंटरली पूछ सकता है कि जो जो मैंने बोला था वो काम वैसे ही काम चल रहा है कि नहीं। हाँ 231 जैसे ही हो गया। देखो लिखा है, मतलब हम लोग किसको बोल सकते हैं? देखो, ऑन इट्स मोशन और एन एप्लीकेशन। एक तो ट्रिब्यूनल खुद से बोल सकता है किसी के एप्लीकेशन पे कि जो जो तुम्हारा वर्किंग ही हो, मतलब तो देखो स्कीम तो सैंक्शन हो गई, पर बाद में जो स्कीम वैसी चल रही कि नहीं चल रही वो मंगवा भी सकता है। पहले तो ऊपर बोला इनको खुद को भी सबमिट करना है, और ये चाहता है तो वो बुला भी सकता है कि तुमने अब तक कैसे काम किया, क्या किया। The company or any creditor or member thereof, in case of company which is being wound up, its liquidator may at any time after the passing of the order sanctioning this compromise apply to the tribunal for the determination of any question relating to what the working of the compromise. Company or any creditor or member thereof, or in case of company which is being wound up, liquidator भी बोल सकता है, creditor बोल सकता है, member बोल सकता है, company बोल सकती है, at any time after passing such order sanctioning the compromise apply to the tribunal for the determination of any question relating to what the working of the compromise. मतलब किसको डाउट आया अभी? कौन अप्लाई कर सकता है? क्रेडिटर कर सकता है, मेंबर कर सकता है। किस बारे में? अच्छा, किसको अप्लाई कर सकता है? किस बारे में? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू व्हाट, मतलब वर्किंग के बारे में अगर उनको बोलना है, मान लीजिए उन्होंने मांगा था वर्किंग दे दो, वर्किंग दे दो, अगर उसके रिलेटेड अगर उनको बोला हो कुछ सवाल उनको समझ नहीं हो भाई क्या मांगा है, तो पूछ सकते भाई तुमने जो हमको मांगा है वो मांगा क्या है। द एप्लीकेशन शैल बी इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू बी पोस्टेड, ठीक है ना, वैसे इसे पोस्ट करना चाहिए। एंड द ट्रिब्यूनल मे ऑन सच एप्लीकेशन पास सच ऑर्डर एंड गिव सच डायरेक्शन एज इट मे, द ट्रिब्यूनल मे ऑन सच एप्लीकेशन pass such order and give such direction as it may think fit in regard to the matter and may make such modification in the compromise arrangement as it may consider necessary for the proper working thereof, और pass such order। अब बताइए क्या हुआ, किसने किससे क्या मांगा था? ने पहले किसने मांगा था? ट्रिब्यूनल ने क्या बोला कि हमें आप बताओ कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, वर्किंग ऑफ सच स्कीम। फिर क्या होगा बाद में? यहां पे लिखा है ट्रिब्यूनल में ऑन सच एप्लीकेशन पास सच ऑर्डर एंड गिव सच डायरेक्शन एज इट
may think fit in regard to the matter and may make such modification in the compromise or arrangement as it may consider necessary for the proper working thereof or pass such order. ये सब समझा नहीं क्या वापस क्यों चेंज हो रहा है? पहली बात तो उन्होंने मांगा, फिर जब इन्होंने सबमिट किया तो उन्होंने ये भी उठाया कि भाई ये जो काम है आपने बोला था ये, पर ये काम हमको ये प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ठीक है भाई, मैं आपके ये ऑर्डर जो मैंने पास की थी पहले उसमें सारे बदलाव ला रहा हूं। पहली बात तो क्या हुआ, ट्रिब्यूनल ने मांगा, फिर उन्होंने जवाब दिया और जवाब देते समय ये भी बोला कि हमको ये सारी प्रॉब्लम आ रही। वो लिखा ना सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्किंग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किससे पूछा उन्होंने अपील की किसको? ट्रिब्यूनल को। फिर ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा पता ये किसकी बात हो रही है? ये लिखा ना वर्किंग, वर्किंग मतलब क्या? प्रॉपर वर्किंग मतलब ये स्कीम बराबर से, ये दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ, और दिक्कत आ रही तो हमको बोलो, हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अरे इतने बड़े बड़े मर्जर एक्विजिशन होंगे, दुनिया की चीजें, दोनों के अपने लाखों करोड़ों के एसेट्स होते हैं। प्रैक्टिकल जिंदगी में हो सकता है कि इनको प्रॉब्लम आ रही तो वो उनको बोल सकते हैं भाई ये तुम स्कीम में सुधार ना करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा, जो स्कीम हमने फाइनल की थी वो वैसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। आगे, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग if the tribunal hearing a petition or application under these rules is of the opinion that the petition or application or evidence or information or statement is required to be filed in the form of affidavit, the same may be ordered by the tribunal. ठीक है, the tribunal may pass any direction or dispense with any procedure prescribed by this. क्या पढ़ना है इसमें? ठीक है, आगे आओ, खत्म हो गया। पूरा प्रोसीजर से भरा हुआ है। मोटा मोटा तौर पर बताओ, ये सब में दिमाग डालने से अच्छा एक बताओ कि आपको 233 में समझा क्या है? 232 में ये सारे लोग अप्लाई करेंगे। कौन? क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है, मेंबर अप्लाई कर सकता है, कंपनी अप्लाई, किसको अप्लाई कर सकती है? ट्रिब्यूनल के। साथ साथ में क्या देंगे? एनसीएलटी 1 देंगे, 2 देंगे, और सारी दुनिया की चीजें देंगे, जो जो पहले लिखी थी सारी चीजें दे देंगे। अब जैसे अप्लाई करेंगे तो वही देना पड़ेगा सब कुछ। फिर क्या होगा आपकी बार? वो बोलेगा जाओ क्या करो, मीटिंग करो। मीटिंग करने के लिए क्या करो? नोटिस भेजो। नोटिस में तुम ये सारी चीजें दे दो, एक्सपर्ट का वैल्यूएशन दो, स्कीम दे दो, है ना, वो सब डिटेल में मांगा है। रजिस्टर के फाइल हुआ उसका कंफर्मेशन दे दो। और ये सारी चीजें देने के बाद में आपने किसको दी? तो क्रेडिटर को दी हो सकती है, डेटर को दे सकती है। फिर 3, 4, 5, 6 वाली सारी चीजें इसको एप्लीकेबल हो गई। 3 में क्या एप्लीकेबल हुआ? इसका वोटिंग कर सकते हैं। 4 में बोला है कि आपने प्रॉक्सी वगैरह भी आ सकते हैं। 5 में बोला है कि ऑथोरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दो। 6 में बोला है कि 3/4 वैल्यू और मेजोरिटी। ये सब होने के बाद बोला कि तुम ट्रिब्यूनल को सबमिट कर दो, ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर देगा। फिर ऑर्डर होने के बाद में जब तुमको ऑर्डर आएगा तो तुम आरओसी में सबमिट कर दो। ये एक्चुअली मेन सेक्शन है। और उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, कभी भी ट्रिब्यूनल को लगता है तो ट्रिब्यूनल उनसे बुला सकता है। फिर इन लोग का भी काम है, अगर स्कीम चल रही थी उन्होंने वॉलंटरली सबमिट करना चाहिए एनुअल रिपोर्ट, जो कि कॉस्ट ऑडिटर ने या फिर सीए ने सर्टिफाई किया होगा। और ट्रिब्यूनल को भी अगर लगता है कि मुझे जानना है कि वर्किंग कैसी चल रही है तो पूछ सकता है। फिर ये वर्किंग का रिप्लाई देंगे, अगर इनको प्रॉब्लम है तो वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस सेक्शन, वैसे सेक्शन डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? सेक्शन का मतलब समझो, मेन फोकस शुड बी ऑन सेक्शन, नॉट ऑन रूल्स। रूल तो कैसा फॉर्मेलिटी होगा ना, नहीं कितने आप याद करोगे, कौन से फॉर्म नंबर कहां का भी कितना याद करोगे? व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू शुड मोर फोकस ऑन व्हाट द सेक्शन, नॉट ऑन द रूल्स। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग व्हाट, वी आर रीडिंग सेक्शन एज वेल एज व्हाट रूल्स। बट माई पॉइंट इज, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर फोकस मोर शुड बी ऑन व्हाट सेक्शन, बिकॉज ये एज पर एज व्हाट अमलगमेशन इज कंसर्न, कितना लिखा हुआ है ये, आपके बारे में तो सोचो। एग्जामिनेशन में इतना लिखना थोड़ी ना आएगा। एक क्वेश्चन आएगा 4 या 6 मार्क के लिए, ये कंपनी का ऐसे करना है, आपको कितना लिखना पड़ेगा उसमें? मतलब जितना याद आया आ गया। अपना मेन मुद्दा क्या है? 230 और 32 में फर्क क्या है? क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आएगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ, ये कंपनी ने इसको एक्वायर किया, इनको प्रोसीजर बताओ। वो ये नहीं पूछेगा 230 लिखो कि 32 लिखो, आपको लिखना पड़ेगा भाई ये 232 वाला केस है। अगर मान लो अमलगमेशन लिखा है और आपने 230 एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शन नंबर 230 डाल दिया, आगे चेक भी नहीं करेगा, उसको समझ जाएगा इसको ये कंफ्यूजन है 230 कब लगता 32 कब लगता। वैसे आप समझ लो, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट यू हैव टू फोकस मोर ऑन वर्ड द मेन सेक्शन, क्योंकि रूल्स कितना बड़ा होगा, क्या क्या लिखा है रूल्स में, और बहुत प्रोसीजर होता है, बहुत थियोरेटिकल भी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट।
और भी अभी बहुत मजा है इसमें। लिखेंगे ना, क्या करना है अभी सर? 233 वहां पे लिखा क्या है मालूम है? मर्जर और अमलगेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज। पहली बात तो यही समझते नहीं 32 और 33 में फर्क क्या है। चलो आप 5 मिनट का वक्त तो बताओ 32 और 33 में कितना फर्क है। इसका हेडिंग ऐसे ही है, मर्जर एंड अमलगेशन। अब एग्जामिनेशन में आएगा तो कैसे समझना 32 से 33 है? 32 और 33 में फर्क क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, इसको देख के हम समझ ही रहे हैं, ये पीपीटी से आपको समझना होगा। 32 में कोई भी कंपनी का अमलगमेशन मर्जर, और यहां पे लिखा है 33 में इसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक अमलगमेशन मर्जर। इसका यह मतलब हुआ अगर आपकी कंपनी को फास्ट चाहिए, फास्ट, तो डू नॉट फॉलो द प्रोसीजर गिवन बाय 232, देन फॉलो द प्रोसीजर गिवन बाय 233। इसमें बहुत फास्ट लिखा हुआ है। अगर ये सब जो करना है इनके हिसाब से ये जो है फास्ट ट्रैक अमेंडमेंट है, फास्ट ट्रैक अमलगमेशन है। ये जो है कौन से कंपनी के एप्लीकेबल है? अगर मेरी होली ओन्ड कंपनी को मैं एक्वायर कर रहा हूं, अब होली ओन्ड तो वैसे भी मेरी है, तो उसको एक्वायर करने में क्या इतनी फॉर्मेलिटी करते बैठू। और रही बात दूसरी स्मॉल कंपनीज, स्मॉल कंपनी एक्चुअली उनका इतना कुछ बड़ा बिजनेस होता ही नहीं है, तो स्मॉल कंपनीज अगर एक दूसरे को अमलगमेंट हो भी रही तो ठीक है ना, उनको इतना अगर नहीं तो फिर छोटे लोग कभी आगे आएंगे नहीं, उनको इतनी फॉर्मेलिटी करने का कोई टाइम ही नहीं है। तो दो लोग है, एक तो मेरी होली ओन्ड को मैं एक्वायर कर रहा हूं, तो वैसे भी क्या वो तो मेरी अपनी वैसे भी किसका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा नहीं, और नंबर 2 दो छोटी कंपनी वैसे भी इतना बड़ा बिजनेस है नहीं। तो दो कंपनी को बोला है कि अच्छा, तो जो 1956 वाला एक्ट था उसमें 232 नंबर का सेक्शन था, पर 233 नहीं था। मतलब कि 233 नाम का सेक्शन जो है ये कंप्लीटली नया टाइप का सेक्शन पैदा किया, क्योंकि जब क्या था पहले जमाने में बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे ना, ये दो सेक्शन कैसे, दो लोग कौन से हैं? एक तो मेरी होली को एक्वायर कर रहा हूं, और दूसरी बात क्या, छोटी कंपनी, तो इनके ऊपर जुर्म हो रहा है ना। वो 232 में कितनी दुनिया है, अप्लाई करो, फिर वो करो, फिर नोटिस भेजो, फिर मीटिंग बुलाओ, इतना सब डेटा दे दो, गवर्नमेंट को पूछो, आरएससी को पूछो, फिर अरे जब इतना कुछ करना ही नहीं है, काम ही छोटा सा है, तो हमको इतना परेशान मत करो। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन नंबर 233। ऐसा किताब में कहीं भी लिखा नहीं है, लिखा ही नहीं है। आपको यही समझता नहीं पहली बात तो, ये 233 में और 232 में फर्क क्या है। मतलब बच्चा जब अकेले में पढ़ने बैठे तो उसको यही समझे, अच्छा भाई क्या पढ़ रहा हूं मैं, कहां से आई, ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। इतना सिंपल है, देखो बस इतनी 7 स्टेप्स इसको। इफ यू फॉलो दिस 7 स्टेप, दिस इज डन। ये पढ़ लो एक बार, आपको लिखना है, पहले समझ लो।
अब मैंने इस सेक्शन को 2-3 तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये तो मुझे लगता है फाइनल कंक्लूजन है इस पूरे सेक्शन का, पर ये समझने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा जिसका नाम है स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 लोगों के बारे में बात करता है, एक मैंने अपने होली ओन्ड को एक्वायर किया और एक कहते हैं कि स्मॉल कंपनीज के बीच में अगर कुछ अमलगमेशन मर्जर हुआ तो। पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी? सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 कहता है कि स्मॉल कंपनी वो होती है जो अदर देन पब्लिक होती है, मतलब जो कौन सी होती है फिर? प्राइवेट। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ हुज डज नॉट एक्सीड कितना? 50 लाख और सच और क्या लिखा? और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी। ठीक है ना, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन कितना? 50 लाख और शैल नॉट बी मोर देन कितना? 5 करोड़। ठीक है। और टर्नओवर ऑफ विच क्या लिखा है? डज नॉट एक्सीड व्हाट, मतलब कितना? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं, टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, ठीक है ना, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी सच जोड़ दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी? आपको समझा है? स्मॉल कंपनी वो होती है जो अदर देन पब्लिक होती है, मतलब प्राइवेट होती है, और जिसका टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन, लिख दो। वो रूल जब आएगा तो रूल में उससे ऊपर नहीं आएगा। और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी, मतलब जब गवर्नमेंट कल से रूल बनाए भी इससे ऊपर तो 5 करोड़ से ऊपर नहीं बनाएंगी। हाँ, मतलब अगर तुमको गवर्नमेंट को अगर मस्ती चढ़ गई तो वो बोल सकते पेड अप शेयर कैपिटल कल्चर के 5 करोड़ तक बढ़ा सकते, पर अभी फिलहाल तो ये 50 लाख ही है। लिख दो पेड अप शेयर के स्मॉल कंपनी इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल लेसर देन कितना? लेसर देन इक्वल टू कितना? 50 लाख एंड टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन कितना? 2 करोड़। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन 230, 32 एंड 33। 30 क्या है? विदाउट प्रॉपर्टी। 232 क्या है? एकदम क्लैरिटी रख लो दिमाग में। प्रोसीजर तो इधर उधर उधर चलेंगे एक बार। अगर प्रोसीजर के अंदर का एक आधा स्टेप नहीं लिखा तभी मार्क्स मिल जाएंगे, बट सेक्शन नंबर शुड बी सो एक्यूरेट कि उसके अंदर वही तो है, वो पहले देखेगा इसको कौन सा सेक्शन नंबर लगा रहा है। कल से के बोल देंगे वो इसने होली ओन्ड एक्वायर किया है, पहले वो सेक्शन नंबर देखेंगे बाद में आगे चेक कर। अगर सेक्शन नंबर ऊपर गलत हो गया, अंदर का मान लो यहां पे आपने लिखा है कुछ एक आधा कुछ, मान लो आरओसी लिखा, ओएल लिखा और आपने सीजे नहीं लिखा, वो समझ जाएंगे इट्स ओके, क्योंकि प्रोसीजरल है। कल से के सीए बनने के बाद में भी आप ये बुक देख के करोगे, पर सीए बनने में किताब सामने भी रहता भी ये तो पता होना चाहिए ना रीड कौन सा करना है। तो मोर वेटेज शुड बी गिवन ऑन व्हाट द कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन द प्रोसीजरल पार्ट। ठीक है, क्या लिखा है यहां पे? नोटिस दी जाएगी। कौन सी नोटिस है भाई? इसका फॉर्म नंबर है CAA9 विद इन 30 डेज। कॉपी ऑफ द स्कीम, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब समझता है? किसकी सॉल्वेंसी? ये जो 2 कंपनी आ रही है ना साथ में जुड़ के, तो दोनों कंपनी क्या बोलेंगे? स्मॉल स्मॉल कंपनी, हम दोनों में सॉल्वेंट है, हम बर्बाद कंपनी नहीं है। कॉपी ऑफ द स्कीम और स्टेटमेंट सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 रेड विथ व्हाट रूल 63। चलो चलते हैं वहां पे, उधर जाते हैं। नहीं, 2 स्मॉल या फिर बड़ी, ये 2 स्मॉल के बारे में है, या फिर अपनी जो कंपनी जिसको एक्वायर करना है वो होली ओन्ड है, ठीक है ना, उसके बारे में। अब मुझे देखना पड़ेगा 230 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा था मालूम है?
नोटिस, और उसमें लिखा था ना रूल, वो नोटिस के साथ में क्या क्या भेजना चाहिए, वो एक पूरा पेज है। देखो अगर आप वो पूरा एक पेज लिख के दिया था, वो रूल 6 सबसेक्शन 3 पढ़ो, जाओ ना 230 में पेजेस पलटाओ, थोड़ी मेहनत लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे है लिखा हुआ, आप देखते नहीं, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, एक पूरा पेज भर के दिया हुआ है। उस पेज पे पूरी लिस्ट दी हुई है, क्या क्या आपको नोटिस में देना पड़ेगा। ये 2 कंपनी का सब डिटेल है, उनके सेन, उनका सब पूरा, ताकि अभी अच्छा ठीक है, आप समझ गए, आपने डिटेल देना है, एग्जामिनेशन में इमोशनल होकर पूरा लिख मत देना, इतना ही बोलना है कि ऐसा देना। रूल 6 सबसेक्शन 3 में जो जो लिखा है वो सब अभी तक किसको दिया मालूम नहीं, ऑब्जेक्शन ले रहे पहले तो, आरओसी, ओएल एंड व्हाट पर्सन अफेक्टेड बाय द स्कीम, किसको दे रहे समझा गया, आरओसी को दिए, आपकी बात ट्रिब्यूनल के पास नहीं गए। इसके पहले तक सारे सेक्शन में आप ट्रिब्यूनल बोल रहे थे, अभी आपने क्या इनको दिया और इनको बोला कि तुम्हारी कोई ऑब्जेक्शन है क्या भाई, ये सब में काम करो, मम्मी तुम्हारी कोई ऑब्जेक्शन है क्या, ऑफिशियल लिक्विडेटर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है क्या, और जो भी इनके जो पर्सन जो इससे अफेक्टेड होने वाले हैं, इनके क्रेडिटर्स है, इनके जो भी बैंकर्स है, तो उनको कोई अफेक्टेड होगा तो उनको सबको हम लोग क्या नोटिस भेजेंगे, नोटिस के साथ में डॉक्यूमेंट भेजेंगे। फाइन, आगे ऑब्जेक्शन आएगा, जो आएगा ऑब्जेक्शन आया तो आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, अरे पर लिक्विडेट तो करना पड़ेगा तुम्हारे, क्यों नहीं, तुम्हारी पहली वाली एक कंपनी को मैं एक्वायर कर रहा हूं तुम्हारी कंपनी, तो तुम्हारी कंपनी ऑलमोस्ट लिक्विडेट, वाइंडिंग अपनी पर लिक्विडेट तो हो ही रही। हाँ, ऐसा नहीं, जो प्रोसीजर जो दिए उन्होंने ऐसा कहां पे लिखा लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, एक मिनट, कहां पे लिखा था लिक्विडेटर अपॉइंट करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर की गैंग होती है, और उन गैंग में से ट्रिब्यूनल एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करके तुम्हें भेजता है, समझ में आ रहा है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर तो पूरा एक गैंग होगा, पैनल होगा, उसका पैनल, तो उनको नोटिस भेजेंगे भी, तुम्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें से, ये हमारे कंपनी के लिए अपॉइंटेड थोड़ी ना है अभी तो, अगर इनको ऑब्जेक्शन है तो उनके ऑब्जेक्शन को, अरे भाई गवर्नमेंट का आदमी है, कंपनी का अमल कमीशन में कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, भाई तुम थर्ड पार्टी हो, तुम्हारे पास में एक्सपर्ट लोग, तुम देखो ही ऐसा ऐसा होने जा रहा है, तुम्हें कोई आपत्ति है कि इसमें, आपत्ति मतलब तुम्हें लगता है कि स्कीम सही है, हाँ मतलब कुछ एक बात बता दो कि जो भी कर रहे हैं हम लोग सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उनका जो ऑब्जेक्शन आएगा फिर वो एजे में डिस्कस करेंगे, फिर एजे, अब ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें चेक करेगा, उसके हिसाब से उसको लग रहा है ये इनका साथ में आना सही है, ताकि दोनों के स्टेक होल्डर को फायदा होगा। फिर क्या होगा, एजीएम होगी, पर एजीएम से पहले ऑब्जेक्शन क्यों बुलाया, फिर वो ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए फिर बोलेंगे ना भाई इनको बोल रहे ये ऑब्जेक्शन उठाया इन्होंने, तो मतलब ये स्कीम में ऐसे बदलाव चाहते हैं, तो उनके ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए फिर एजीएम में फैसला पास है, ओके फाइन वी हैव कंसीडर द ऑब्जेक्शन, और फिर भी हमको लगता है वो ऑब्जेक्शन को हमने खारिज मतलब हमने ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, और ऑब्जेक्शन में जो जो ऑब्जेक्ट किया था हम लोग वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे, वैसा हमने स्कीम बनाया, और उस स्कीम को हमने अप्रूव कर दिया। मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट और कितने लोग, 90% ऑफ द व्हाट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, समझ रहे कि कुछ बात ही अलग चल रही है। और अब की बार क्या होगा, मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स बाय गिविंग व्हाट, ठीक है, अभी इनके बाद में क्या लिखा है, इसमें अलग से लिखा है, पहले तो मेंबर का मीटिंग होना चाहिए और क्रेडिटर का भी होना चाहिए, अक्सर ये और में होता था, ये अब की बार एंड में आया वो, तो बोल रहे हैं इनका भी मीटिंग ले लो, और मेजॉरिटी इनका भी मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव 9/10 वैल्यू, मतलब इन्होंने भी हाँ बोलना चाहिए, उन्होंने कितने लोगों ने हाँ बोल दिया अभी 9/10, बताओ कौन सी स्टेप नहीं है इसमें, ट्रिब्यूनल के पास जाना है क्या नहीं, ट्रिब्यूनल के चक्कर में है नहीं, अब ये बाहर के बाहर चल रहा है काम, अप्रूव्ड स्कीम हो गई, अब इन्होंने अप्रूव कर दिया, अप्रूव किसने, क्रेडिटर ने भी अप्रूव कर दिया, मेंबर ने भी कर दिया, और अब जाएगा ये कहां पे, सीजी के पास, आरओसी के पास में, और ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में 7 दिनों के अंदर। फिर अगर उनको ऑब्जेक्शन आता है
सर ये पहले वापस से, अरे पहले उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था ना, फिर ऑब्जेक्शन लेने के बाद में हमने जो मॉडिफाइड स्कीम को अप्रूव किया, फिर उनको वापस सबमिट करेंगे, भाई जो तुमने हमको ऑब्जेक्शन लिया था, हमने वो सोच समझ के हमने वापस से अप्रूव्ड स्कीम बनाई, अब तुम एक बार वेरीफाई कर लो कि तुमने जो ऑब्जेक्शन उठाए थे हमने उसको ध्यान रखते हुए किया कि नहीं। तो जी ना, वो देखो ना, पहले भी इन लोगों को ही बोला था हमने, आरओसी ऑयल उनको ही बोला वापस कि तुम्हें एक बार देख लो जो जो तुमने बोला था हमने वैसे किया कि नहीं। और फिर अगर जो भी है इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो विद इन 7 days, तीनों ने भी, किसी ने भी ऑब्जेक्शन लिया हो तो ऑब्जेक्शन लिया हो तो किसको बोलेंगे अभी? सीजी को बोलेंगे। और सीजी को लगता है इट इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब क्या हुआ दूसरी बात तो पहले समझो। नहीं सीजी बराबर है। हाँ रुको ना, मैं बोलता हूं। पहले तो क्या होगा, इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, फिर ऑब्जेक्शन लेके किसको बोला? सीजी को। क्या बोला कि ये हमने नहीं हमने ये अप्रूव्ड स्कीम करी थी और ये लोग हमारे खिलाफ ये ऑब्जेक्शन ले रहे। अब तुम ही बताओ हमने सही काम किया कि नहीं काम किया, तुम ही न्याय दे दो, मैं इंसाफ तुम ही दे सकते। फिर अगर इनको लगता है कि इट इज नॉट, अगर सीजी को भी ये लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्शन उठाने वाले लोग हैं उन्होंने सही ऑब्जेक्शन किया था और ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो आपको 30 दिनों के अंदर इसको ट्रिब्यूनल को सबमिट करना है। अब फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड करके क्या करना है, 60 दिन के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में कि ट्रिब्यूनल को एंड में, अभी रुको ना, अभी तो वो भी आएगा जहां पे देखो ना, अगर इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो। देखो दूसरा पॉइंट है, अब इन्होंने भले ही ऑब्जेक्शन लिया होगा पर सीजी को लगता होगा नहीं ये छोड़, चलो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है, अच्छी बात है, तो उसको भी सबमिट करना पड़ेगा हमें। वो कंपनी बचेगा और कंपनी सबमिट करके उसको ट्रिब्यूनल के पास वापस नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब वो अब पूरा नेक्स्ट स्लाइड पे ये लिख के आएगा कि ट्रिब्यूनल के पास गया है ऑल दैट। देखो ट्रिब्यूनल के पास गया तो मतलब अप्रूव हो चाहे ना अप्रूव हो, मतलब गवर्नमेंट को अगर लगे पब्लिक इंटरेस्ट में है तब भी आपको कहा जाना है और नहीं भी है तभी जाना पड़ेगा। तो बाद में अल्टीमेटली फैसला कौन लेगा? बट ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि थिंग्स इट इज एज पर व्हाट सेक्शन 232, समझा क्या? पास ऑर्डर कंफर्मेशन ऑर्डर बाय व्हाट सीजी ट्रिब्यूनल विद इन व्हाट 30 days आपको इसको आरओसी और कंसर्न पर्सन को सबमिट कर देना है और आपकी स्कीम को रजिस्टर करना है। आप मुझे बताओ कौन सी चीजें इसमें आपको ऐसा लगता है कि पहले वाले से, आपको लगता नहीं ये तो पहले वाले से डेंजरस है, ये फास्ट ट्रैक तो लग रहा ही नहीं। अरे स्टेप्स ज्यादा है, स्टेप्स ज्यादा है सिर्फ। ये उन लोगों के लिए है, उनका ये मानना है ये काम करना बहुत फास्ट ट्रैक है। अगर मैं ये जब पढ़ा दूंगा तो मैं आपको 230 पे लेके जाऊंगा, फिर आप डिसाइड कर लेना वो फास्ट ट्रैक क्यों नहीं, ये फास्ट ट्रैक क्यों है। पहले इसको समझ लेते अपन। तो 2 रास्ते हैं, पर इसको ये भी लिखा है अगर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें लगता है, इनको ये भी ऑप्शन है कि तुम 232 भी कर सकते, मतलब तुम्हें लगता है ये नहीं चाहिए, मतलब ये जो 2 कटाई भी कंपनी ना, दे कैन गो फॉर 232 एज वेल। 233 का हमने रास्ता दिया था, 1956 में प्रोविजन था ही नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। ये तो हमने लाया ताकि जब 1956 था ना, तो ये वाली कंपनीज रोती थी कि हमारे लिए क्या लगा है ये सब भरो, वो सब भरो, एनसीएलटी 1 दो, एनसीएलटी 2 दो, ये दुनिया भर की चीजें सबमिट करो, ये करो वो करो। वहां पे आप देखते थे कितनी सारी चीजें सबमिट करना जरूरी थी। आपने अगर 232 में और 230 में देखा होगा तो जब ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर रहे थे तब भी इस दुनिया भर की चीजें सबमिट करना जरूरी थी। समझ आ रहा है? यहां पे वो बोलते कि तुम्हें इतनी झंझट नहीं है, ऐसा उनको बोलना ये फास्ट ट्रैक है। तो आपके इसमें ऑप्शन खुला है, भी 32 करो या 33 करो। तो पर जो नॉर्मल कंपनी उनको 232 लगेगा, पर ये 2 कंपनीज है ना, स्मॉल कंपनी और होली ओन्ड, दे हैव गॉट 2 ऑप्शन, इधर दे कैन ऑप्ट फॉर 232 एज वेल एज 233। अब देखते वापस से थोड़ा सा रिवाइंड करते, बताओ इनको ऑब्जेक्शन है तो क्या करेंगे? 30 दिन में सीजी को जाएगा। सीजी के पास 2 ऑप्शन है, एक तो इनको पब्लिक इंटरेस्ट में लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। लगा तभी वो कहा जाएगा और नहीं लगा तभी वो क्या बोलेगा? नहीं लगा तो फिर वो कंपनी को देंगे, भाई हमने तुम्हारा अप्रूव कर दिया, तुम ट्रिब्यूनल को सबमिट कर दो। फिर आप मुझे बताओ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ऑब्जेक्शन लेने के बाद में ट्रिब्यूनल के पास में क्यों गया? सपोज इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, यहां पे लिखा है, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रिब्यूनल के पास क्यों गया? ट्रिब्यूनल फिर डिसाइड करना है ट्रिब्यूनल को क्या करना है। ट्रिब्यूनल को दिखाना जरूरी है,
जो भी फिर एज में डीम फिट, ट्रिब्यूनल के बगैर तो होता ही नहीं ना। पर अब की बार क्या हुआ, ट्रिब्यूनल बहुत एंड में पिक्चर में है। इसके पहले इसमें ट्रिब्यूनल पे ही लोग इतने परेशान थे, आगे बढ़ रहे नहीं थे। अब ट्रिब्यूनल को सिर्फ क्या करना है, ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। पहले इसमें ट्रिब्यूनल को सबमिट करता था, ट्रिब्यूनल देखता था, फिर सोचता था, फिर बोलता था मीटिंग कंडक्ट करो, ये करो वो करो। इसमें ट्रिब्यूनल के पास में गए नहीं, तो ट्रिब्यूनल को सिर्फ डायरेक्ट जो हुआ है वो बता रहे, कंक्लूजन पे लेकर आया उसको। ये भाई ये सब लोगों ने हाँ बोल दिया, तुम भी हाँ कर दो, खत्म करो। आपकी बात ट्रिब्यूनल ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल के आने से पहले इन लोगों ने सब चेक कर लिया। सीजी ने चेक कर लिया, आरओसी ने चेक कर लिया, इन्होंने चेक कर लिया, इन्होंने चेक कर लिया, क्रेडिटर हो गया, डेटा मेंबर हो गया, ओएल हो गया, आरओसी, सीजी, 5 लोगों ने चेक करा। फिर बाद में कहां पे गया ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल हाई बोलेंगे ना। इसके पहले वाले केस में सबसे पहले ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल से आगे नहीं बढ़ती थी गाड़ी। सही है। तो अब क्या हुआ, उसके बाद में कंपनी के पास गए। अच्छा ठीक है, ये यहां तक तो आपको समझ गया ना क्या करना था। अब इधर आओ ना, इधर ये क्या लिखा है एक बार चेक करो। अगर मान लो इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं ली तो सीजी के पास जाएंगे, जाना तो सीजी के पास ही है। ऑब्जेक्शन लिया भी और नहीं लिया, फिर क्या होगा, कंफर्मेशन वापस वही रूट होगा। मतलब सीजी को ऐसा लगता है कि इनका ऑब्जेक्शन बेकार है, या फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया, तो दोनों के दोनों केस में तो फिर जाना, सीजी बोलेगा कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, ये कंपनी ले लो, ट्रिब्यूनल के पास जाओ। ट्रिब्यूनल को अगर लगता है सही, तो अब ट्रिब्यूनल क्या लगेगा, इफ इट थिंक्स इट इज एज पर 232। इसका मतलब क्या मान गया, मतलब 232 में जो प्रोविजन का करके जो देखो, लॉन्ग कट भले ही नहीं लिया है, शॉर्टकट लिया, पर इफेक्ट उसका ऐसे ही आ रहा है जैसे 232 का है, ऐसा ट्रिब्यूनल को लग रहा है। 232 को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। ये तो सेक्शन 233 चालू है। वो क्या चेक करेगा ट्रिब्यूनल, भाई 232 में जैसा मैं खुद चेक करता था वैसा होकर, अगर इन्होंने मतलब ये भले ही शॉर्टकट मारा है, पर एक्चुअली उसका इफेक्ट अगर मैं भी होता तो ऐसे ही करता। तो अगर फिर वो बोल देंगे ठीक है, पास ऑर्डर कर दिया, कंफर्मेशन दे दिया, और उसके बाद में क्या होगा, विदिन 30 दिन आपको आरओसी और कंसर्न पर्सन को सबमिट कर देना, रजिस्टर कर दिया। लीगल प्रोसीडिंग, प्रॉपर्टी लाइबिलिटी ऑफ क्या रे, किसका, जो ट्रांसफरर की थी, ट्रांसफरर विल बी डिसॉल्व विदाउट द प्रोसेस ऑफ। अब ये लिखा है इसमें, ट्रांसफरी कंपनी जो होती है वो फाइल करेंगी रजिस्ट्रार को स्कीम, अलॉन्ग विद दैट रिवाइज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। अब जैसे आप मेरी होली ओन्ड मैंने आपको एक्वायर कर लिया, तो आपके एक्वायर करने में जाहिर सी बात जितना भी चेंजेस मेरे, अगर मुझे ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने का है तो मुझे आरओसी को बोल देना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। तो ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये लास्ट वाली के ऊपर कोई बात नहीं। पर आपको समझाएगा क्या हुआ है, अंडरस्टूड क्या 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 समझा आपको 233 में, एक बार बोलते हैं वापस से जरा, आपको मैं लिखवाने दे रहा हूं, ये लिखना ही पड़ेगा हमें, बोलो जल्दी से क्या करें। दो लोगों के लिए एप्लीकेबल है, दो छोटी कंपनी साथ में आ रही है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है और टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। ऐसे केस में इन लोगों को ऑप्शन है 232 भी कर सकते हैं, 33 भी कर सकते हैं। 33 इज अ मोर फास्ट ट्रैक काइंड ऑफ। और नोटिस दिए उन्होंने, नोटिस दिया, देखो अब क्या ट्रिब्यूनल नहीं गए, रजिस्टर गए, ऑफिशियल लिक्विडेटर गए, कंसर्न पार्टीज गए, और फिर उन्होंने एक काम किया, क्या किया, इनका जो ऑब्जेक्शन आया उस ऑब्जेक्शन को डिस्कस किया उन्होंने डायरेक्ट मीटिंग में। समझा क्या, पहले क्या होता था मालूम क्या है, पहले ट्रिब्यूनल को पूछते थे, फिर ट्रिब्यूनल होता था जब तक तुम एक काम करो मीटिंग ले लो, फिर वापस से मीटिंग में जो होता था वो ट्रिब्यूनल के पास में आता था, फिर ट्रिब्यूनल बोलता था पसंद है कि नहीं है, फिर ऑर्डर देता था। अब क्या बोला इनको, तुम हमें बोल दो तुम्हारे ऑब्जेक्शन को ही हम लोग डायरेक्ट मीटिंग में मुद्दा उठाएंगे कि तुमने ये ऑब्जेक्शन लिए। फिर वो ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए 90% लोगों ने हाँ बोल दिया। अब बताओ यहाँ पे 90% क्यों किया, बिकॉज ट्रिब्यूनल भी इन्वॉल्व नहीं, ट्रिब्यूनल बोलेगा मैं भी नहीं, और तुम्हारे कंपनी के 25% अगर लोग वापस से ना सेटिस्फाइड हो गए
तो फिर तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपकी बात क्या बोला, ट्रिब्यूनल बोल रहा मैं नहीं, इसलिए क्या करो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के मेजॉरिटी लोगों ने, मतलब 90% ऑफ द वैल्यू लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, साथ साथ में क्रेडिटर ने भी हाँ बोलना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल को हटाने के लिए इतने सब काम करवाया। फिर उसके बाद में इन्होंने अप्रूव्ड स्कीम दी, वापस हमने उसको सबमिट की, किसको, ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड सबको, सीजी को भी सबमिट की और ओएल को भी सबमिट की। उसके बाद में अगर मान लो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है तो सीजी के पास जाएगा। सीजी के पास में दो ऑप्शन है, सीजी को लगता है ये ऑब्जेक्शन वाहियात है, पब्लिक इंटरेस्ट में है अगर ये, तो वो बोलेगा जाके तुम एक काम करो, ये कंपनी ट्रिब्यूनल को सबमिट कर दो, ट्रिब्यूनल बाद में ऑर्डर पास कर देगा। अगर इनको लगता है वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है तो क्या करेंगे, 60 दिनों के अंदर वो ट्रिब्यूनल को बोलेंगे, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा क्या करना है। उसके बाद में अगर मान लो ये पब्लिक इसमें अप्रूव स्कीम है और इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं, तो सोने पे सुहागा, अच्छी बात है, फिर सीजी के पास में डायरेक्ट चले जाएंगे। सीजी बोलेगा जाओ भाई, मुझे लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में है, इनको भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं, जाओ, कहां पे जाओ। फिर ट्रिब्यूनल को लगता है ये 232 के हिसाब से है तो ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर आने के बाद क्या करेंगे, और उसी को सबमिट करेंगे। ड्रॉ क्या, ये तो लिखो। बोला ना मैं, हो गया क्या, हो गया, जल्दी लिखो।
ओके गाइस, इज इट ओवर? देखो कितना टाइम वेस्ट होता है ये सब लिखने में। अब आपको समझ रहा होगा पीपीटी बुक देने से कितना टाइम आपने सेव किया लाइफ में। ये ट्रेडिशनल टीचर का मेथोडोलॉजी हो गया, पहले लिखेंगे फिर बच्चे लिखेंगे। अब इसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अब एक काम करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको नेट पे अपलोड करा के देता हूं। तो जितने लोग मुझे यहां वर्चुअल में देख रहे हैं, मैं सारी ये जो स्लाइड्स है मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल रहा हूं, जिसका नाम है सीए स्वप्निल पाटनी। अब उस पेज को लाइक करिएगा। वो सारी चीजें मैं आपको ये सब जो जो रोज पढ़ा रहा हूं, अगर आपकी क्लास में आपको अभी नजर आ रहा होगा, ये आपकी पीपीटी बुक में तो होगा ही नहीं। आप मुझसे सवाल मत पूछना मैसेज करके, ये पीपीटी बुक में क्यों नहीं है। कॉमन सेंस की बात है ये चीज। ये कल रात को मैंने पीपीटी बनाई और मेरा बुक है जो 2 महीने पुराना है, प्रिंट हुआ है। फिर आप बोलेंगे 2 महीने पहले आपने पीपीटी क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि तब तक तो अमेंडमेंट ही नहीं हुए थे। तो मुझसे सवाल ना करें, क्योंकि मेरे आपके सवालों के जवाब मेरे पास है नहीं। ये पीपीटी का सॉफ्ट कॉपी मैं फेसबुक पे दे रहा हूं, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लो। आपको लिखना है, आप लिखते रहेगा, पर साथ में एक सॉफ्ट कॉपी अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए। मुझे आपसे पीपीटी शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी के अभी तुरंत आप इस क्लास से बैठे बैठे फेसबुक पर जाकर देख सकते हो, क्लिक करके डाउनलोड कर लो। तो यू कैन सेव द टाइम ऑफ राइटिंग। पर साथ में बैठे तो लिखना जरूरी है, वरना क्या करोगे क्लास में? पर मुझे लगता है अगर आप लिख रहे होंगे तो ऐसा लिखो कि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे तो फिर वो टाइम वेस्ट है। मैं चाहता हूं समझ के आप खुद ब खुद आगे बढ़िए, आपका खुद का भी लॉजिक डेवलप करिए। फिर अमलगमेशन को बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जितने भी लोग इस समय मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, वहां पे एक लिंक दी होगी, वहां से डाउनलोड कर लो, या फिर फेसबुक पे जाओ मेरे पेज पे, वहां से डाउनलोड कर लो। सवाल ही गलत है, कुछ आइडिया तो मतलब मत पूछिए। कहां से लाएंगे सवाल? इसके क्वेश्चन बैंक अब तक आईसीए ने बनाए नहीं है, और जो पीएम है वो आउटडेटेड सॉल्व किया हुआ है, जिसमें 1956 के प्रोविजन लगे। तो वो पढ़ने से आपको जो थोड़ा बहुत आ रहा है ना, क्योंकि वो पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा उसमें क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है, क्योंकि उसके आंसर ही बड़े वियर्ड टाइप के लिखे हुए हैं। तो हमें इंतजार है उनके नए प्रैक्टिस मैनुअल का। आ गया होगा क्या? आ गया है ना, जिसमें ये सब है? एक बार अच्छा, ओके न्यूज आई चेक। मुझे लगता है अब तक नहीं आया, इतना फास्ट आईसीआई में कुछ होता नहीं है। अब आपका हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगे। बस आप मत लिखिए। अरे अच्छा, इसमें बाकी था भी और और मैंने इस पूरे क्लास में, वर्चुअल वालों हद करते हो तुम यार, मैंने 2 क्लास आपको वो डाले, एनसीएलटी का एक और इंस्पेक्शन का। आपने मुझे 10 लोगों ने मैसेज किया होगा ये तो पुराना है, मुझे पता है ना पुराना है, मैंने डाले। आपने मुझसे मैसेज करके मुझे परेशान क्यों किया? इतना परेशान किया होगा मुझे। अरे भाई, अप्रैल 2017 में रिकॉर्ड किया, उसमें मैंने और बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो डाल दिया। उसमें प्रॉब्लम क्या था मुझे समझा नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड। उसमें कोई भी प्रॉब्लम, देयर इज नो लॉस टू यू। 2 महीने पहले का रिकॉर्डिंग था, वो डाल दिया। मुझे बच्चे बोल रहे सर यूट्यूब पे था, तो प्रॉब्लम क्या है? मैंने पढ़ाया ना, किसी और ने थोड़ी ना पढ़ाया। वो आपको एप्लीकेबल है, उसमें बाद में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया इसके बाद मैं ऐसी ग्रैंड मस्ती नहीं करूंगा।
इसके बाद में मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। वो मेरी नासमझ था, मैं दोस्त डाल दिया। मुझे लगा यू आर मैच्योर्ड इनफ। अगर मैं डाल रहा हूं, मैंने देख के डाला होगा ना लेक्चर, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इसलिए मेरी इच्छा है अगर मैं वापस पढ़ाता भी शायद से तो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता। वो मेरा बेस्ट शॉट था उस समय। इसीलिए आप भी कमाल करते हो। इतना ऐसा लग रहा था हर सेंटर वाला मुझे कॉल कर रहा है, दिल्ली ऐसे से ऐसे कॉल आ रहे हैं, सर आपने ये क्या कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने क्या क्राइम किया मैंने। बोले ये सब पुराना है। अरे सब नहीं भाई, अगर 70 लेक्चर में से अगर 2 लेक्चर मैंने खुद ने रिकॉर्ड किए 1 महीने पहले 2 महीने पहले, उसको पुराना कैसे कह दिया भाई। इतना बवाल क्यों। वैसे अगर आपको गलत लगा तो मैं बहुत उसके लिए माफी चाहता हूं, बट ऐसे क्यों। अगर मैंने सब्जेक्ट का जिम्मेदारी ली तो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको। कमाल करते हो आप भी यार। आओ, अच्छे बच्चे हो ना, आपकी जिम्मेदारी लॉ की मेरी है। वही करूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, कभी लॉस नहीं होने दूंगा। अगर मुझे लगता है उस लेक्चर से लॉस है तो मैं कभी डालता ही उस लेक्चर को। क्यों करता मैं ऐसे। कितना बोला आपने मुझे मैसेजेस के थ्रू। हटा दो, हावली हो गया तुम।